रिकॉर्डिंग चालू हो जाओ। हो गई रिकॉर्डिंग चालू। ओके, डेटा भी लोड हो रहा है। ओके, तो डेटा मेरा लोड हो चुका है। ये पैरामीटर का तीसरा सिनेरियो है। जैसे मैं बता रहा था, ये इतना यूज में नहीं आता है, सिर्फ लर्निंग के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो हम ये क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल बना लेंगे। आ जा भाई। ओके, आ गया। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं सेल्स डाल देते हैं, प्रॉफिट डाल देते हैं, और रीजन डाल देते हैं। नेग्लिजिबल सा डेटा है, बट सिर्फ क्योंकि लर्निंग है, ज्यादा फोकस नहीं है हमारा इसमें। ओके, ये हमारा डेटा बढ़ गया। अब सिनेरियो कुछ इस हिसाब से है। अब यहाँ पे आप कुछ और चीजें बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ओके, सिनेरियो कुछ हिसाब से है कि मैं डेवलपर हूँ, मैंने ये रिपोर्ट बनाई। और ये रिपोर्ट मैंने अपने लिए नहीं बनाई है। डेवलपर अपने लिए रिपोर्ट नहीं बनाता, वो बनाता है बिजनेस के लिए। जो बिजनेस डिपार्टमेंट वगैरह होता है उनके लिए बनाता है। तो ये रिपोर्ट कहने का मतलब है कि सेल्स की रिपोर्ट है, और हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट सेल्स के रीजन के हिसाब से है। एक सेंट्रल रीजन का डिपार्टमेंट है, या हेडक्वार्टर्स ले लीजिए आप, मतलब या हेडक्वार्टर ले लीजिए, या डिफरेंट ब्रांचेस ले लीजिए। तो ये रिपोर्ट एक सेट, तो इससे एक सिंगल रिपोर्ट 4 डिफरेंट ब्रांच में जाती है, जिसमें वहाँ के जो ब्रांच हेड हैं अपने देखते हैं कितनी सेल हुई है और कितना प्रॉफिट दे रही है, इतना ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते। या हम इसमें और ग्राफ चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि इसमें ज्यादा ग्राफ चार्ट मांगे ही नहीं गए, सिंपल सा एक छोटी सी विजुअल मांगा गया। तो पॉइंट इज कि जब सेंट्रल ब्रांच का मैनेजर इस रिपोर्ट को खोले, तो उसको सिर्फ ये दोनों दिखे, मतलब सिर्फ ये दोनों दिखे। दूसरा, ईस्ट डिपार्टमेंट का या ब्रांच का मैनेजर या हेड खोले, तो उसको सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड दिखे, ना ये दिखे ना ये दिखे। करेक्ट। अच्छा, मैं सिर्फ एक जिनको पता है उनके लिए बता दूं, मैं आरएलएस की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है जी। तो हमें पैरामीटर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है, पैरामीटर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि जब भी यूजर खोले, जब भी यूजर इस पावर बीआई की फाइल को खोले, सिस्टम उसे पूछे कि कौन से रीजन का डेटा देखना है आपको, और उसके बाद ही डेटा दिखाए, वरना ना दिखाए। ठीक है, सबको क्लियर है सिनेरियो? हाँ जी, हाँ। बाकी लोग, बाकी लोग भी बताइए। हम्म ओके, ठीक है, तो हम यहाँ तो पे आ जाते हैं। इसमें इसमें राकेश ये भी कंडीशन है कि अगर मान लो कि वो सबसे पहले पूछेगा कि कौन से रीजन का डेटा देखना है। हाँ हाँ सपोज अगर वो सेंट्रल डिपार्टमेंट का है तो वो ईस्ट साउथ वेस्ट का भी डेटा देख सकता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से नहीं बनाई जा रही रिपोर्ट, उसके लिए अलग से एक फंक्शनलिटी होती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। हम सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से नहीं बना रहे हैं, हमें सिर्फ एक लर्निंग स्टैंड पॉइंट से रिपोर्ट बना रहे हैं। ये हम छोटा सिनेरियो मांग रहे हैं जो कि लेजिट भी नहीं है। ओके, अब जैसे मैंने जो जो भी मैंने बताया वो उसके हिसाब से आगे का स्टेप क्या है, विजुअल लेवल पे हम कर चुके हैं। अब हम ट्रांसफॉर्म डेटा में चले जाते हैं। हाँ, ओके, उसके बाद हाँ, उसके बाद हम मैनेज पैरामीटर में चले गए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैनेज पैरामीटर, इसके नाम पे मत जाइए। अच्छा, पहले एक चीज समझिए, पैरामीटर का मतलब क्या होता है। प्रतीक जी, पैरामीटर का मतलब क्या होता है? सर पैरामीटर एक वैल्यू है जो फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होती है, कुछ भी हो सकती है। संजना जी? पैरामीटर एक हम लोग मतलब वे फिक्स जो भी हम वैल्यू पास करते हैं, मतलब एक तरीके से फिल्टर करते हैं इसके थ्रू डेटा को। ओके, गौरव जी, आपके हिसाब से क्या है पैरामीटर? पैरामीटर आपकी तरह से कंडीशंस हो गई, लॉजिक्स हो गई जो हमें यूज करके कुछ बनाना है। ओके, राकेश जी, व्हाट इज पैरामीटर? Just like a variable. ओके ओके ओके, सो पैरामीटर का अगर लिटिल मीनिंग देखा जाए तो कंडीशन ही होती है।
ठीक है, कंडीशन या एक लॉजिक, और उसके ऊपर ही कुछ नहीं है। और हाँ यस, ये भी सही है कि एक पैरामीटर एक वेरिएबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल भी मान सकते हैं हम, एक लॉजिकल वेरिएबल या एक कंडीशनल वेरिएबल। ठीक है, हम न्यू पे आ जाते हैं। तो न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक पैरामीटर का नाम देना पड़ता है, हम इसको नाम देते हैं रीजन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो देते हैं, वरना छोड़ देते हैं। रिक्वायर्ड रखना है तो रख लीजिए। डेटा टाइप पे आते हैं, क्योंकि रीजन बोले तो साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एक टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही लूंगा। सजेस्टेड वैल्यू में चले जाते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले लेते हैं, क्योंकि हमें नोन है यहाँ पे, हमने देखा भी है, तो हम इन्हीं को ही इनका नाम ही डाल देते हैं। सेंट्रल ले लिया, ईस्ट ले लिया, वेस्ट, वेस्ट भी है, और साउथ। नीचे आने के लिए एरो से नीचे आ रहे ना? नहीं, मैं सिर्फ एंटर मार रहा हूँ, नीचे आ जा रहा है। अच्छा या enter अगर करो। नहीं आता तो ये छोटा सा प्लस का आइकन है, आप उस पर भी क्लिक कर ठीक है ठीक सकते हो। ठीक है, ओके तो ओके। हमने 4 रीजन डाल दिए। डिफॉल्ट वैल्यू में मैं सेंट्रल ले लेता हूँ। करंट वैल्यू हम ब्लैंक रखते हैं, शायद अब देख लेते हैं क्या। नहीं, मना कर रहा है, कोई बात नहीं। और मैंने से ओके कर दिया। ओके ठीक है, मना कर रहा है। ओके, थिंक इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। एक मिनट रुकिए, नहीं तो सिनेरियो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। एक मिनट चाहिए, मेरे ख्याल से मुझे ये ना लिखे नहीं लेना चाहिए। सेंटर रख लेते हैं इसको फिलहाल। इसको ऐसे रखता हूँ। ऑर्डर्स में चला गया, यहाँ पे एक रीजन का कॉलम है, ये रहा। इस पे आए, टेक्स्ट फिल्टर पे चले गए और इक्वल टू ले लेते हैं। अब इक्वल टू लेने के बाद ये देखो एबीसी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो, पैरामीटर पे क्लिक करो, पैरामीटर ले लेता है। जब एक पैरामीटर होता है तो ये आराम से उसी को उठा लेता है। अगर मल्टीपल पैरामीटर है, एक से ज्यादा पैरामीटर है, तो ये गलत उठा देता है। तो आपको ऐसे ड्रॉप डाउन को यूज करके अपना पैरामीटर सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर दो। तो इसने फिल्टर लगा दिया, यहाँ तक अपना काम खत्म। अच्छा, क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। अब क्या किया इसने, पावर क्वेरी लेयर पे ही डेटा को कम कर दिया। तो पैरामीटर का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। इसको हम कहेंगे रीजन सेल्स या रीजनल सेल्स। ओके, इसको हमने सेव कर दिया। हाँ जी, रीजनल सेल्स हो गई। एक छोटी सी गलती है आई थिंक। चलिए, ये आ गई सेंट्रल। अब मुझे किसी और रीजन का देखना है, तो मैं पैरामीटर को चेंज करूंगा। उसके लिए या तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके चेंज करूंगा, पहला तरीका ये। या छोटे से इस आइकन पे जो कि ट्रांसफॉर्म डेटा है, इस पे एरो पे क्लिक और एडिट पैरामीटर करूंगा। तो यहाँ पे जो आएगी उसकी जगह साउथ डाल देता हूँ और ओके कर दिया। फिर अप्लाई चेंजेस किया, साउथ का डेटा आ जाएगा, साउथ का आ गया। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। जो ये एडिशनल फीचर है, पैरामीटर का पार्ट नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो पैरामीटर का पार्ट नहीं है। तो अपने सिनेरियो को पूरा करने के लिए ये फीचर का लाना जरूरी है। ये पॉइंट ये है कि जो बिजनेस है, राइट, उसको अगर बताऊंगा कि इस फाइल को ओपन करो, ऐसे जाओ, ऐसे करो, राइट, तो ये सही तरीका नहीं है। उसकी जगह पे कुछ ऐसा तरीका हो जिसमें यूजर जैसे ही इस फाइल को खोले तो सिस्टम पहले पूछे कि भाई आपका रीजन क्या है, या किस रीजन का डेटा दिखना चाहते हो। सिस्टम पूछे और पूछने के बाद अप्लाई करे और डेटा दिखा दे। ये होना चाहिए सही तरीका, या एक बेटर बेटर तरीका। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, ये फाइल मेरी बंद है, तो यहाँ पे जो फीचर है वो है फाइल के टाइप में छुपा हुआ है। हम फाइल पे चले आते हैं, क्योंकि इस फाइल को मैं सेव कर चुका हूँ रीजनल सेल्स। इसका एक टाइप होता है फाइल का, सेव एज में चलेगा। ये फाइल का नेम है रीजनल सेल्स, सेव एज टाइप। यहाँ पे पावर बीआई फाइल है जो कि है पीबीआई एक्स। उसके अलावा एक टाइप और है, ये एक इससे रिलेटेड एक सिनेरियो पे है जिसमें ये बहुत हेल्प करता है।
वो प्रोडक्शन में काम भी आता है, तो यूज करें तो फायदा भी है। अब आप देख सकते हैं कि दो फाइल के एक्सटेंशन है, एक पीबीआई है जो कि एक पावर बी की फाइल है, जो अब मोस्टली आप देखोगे आप यूज कर रहे हो, और जो सेकंड है वो पावर बीआई टेम्पलेट फाइल। जैसे नाम इटसेल्फ बोल रहा है कि टेम्पलेट फाइल होगी, मतलब इसमें डेटा नहीं होगा, ठीक है। ओके, टेम्पलेट फाइल जब आप इसमें सेव करते हो तो एक एडिशनल फीचर, इसके कुछ एडिशनल फीचर्स हैं बाहर आ जाते हैं। मतलब जब मैं इसमें सेव करूंगा तो ये क्या करेगा, ये पैरामीटर को ट्रिगर मारता है जैसे ही ओपन होती है फाइल, तो सबसे पहले पैरामीटर बाहर आ जाएगा। देखते हैं, ये फाइल पे आए, रीजनल सेल्स ही रखते हैं, फाइल टाइप को चेंज कर देते हैं पीबीआईटी में, इसको मैं नाम देता हूँ रीजनल सेल्स टेम्पलेट, ठीक है, और डेस्कटॉप में ही सेव कर देते हैं, ये सेव हो जाएगा। अब कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, देख सकते हैं, चूज योर रीजन, ऐसे लिख दिया और ओके कर दिया, और ये हो चुका है सेव। अच्छा, और नोटिस करेंगे इसको तो कुछ नहीं हुआ, इस सेव सेव टाइप क्योंकि हमने बदला था तो फाइल, एक नई फाइल बना दी उसने, ये तो ओपन रहेगी। हम यहाँ आते हैं और एक मिनट, तो अब देखेंगे मेरे पास एक ये फाइल है और एक ये फाइल है, दोनों के अगर अब वो देखोगे, हाँ क्या कहते हैं, आइकन देखोगे तो काफी डिफरेंट है, ये देखते हैं। जो पीबीआईएक्स है उसका लुक ऐसा दिखता है, जो टेम्पलेट है वो कुछ इस तरह से दिखती है, हल्का सा कवरिंग्स दिख रही है स्ट्राप की, वो ये टेम्पलेट है। आप इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, आप मोस्टली इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये सिर्फ एक लर्निंग स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जैसे ही इस टेम्पलेट को मैं ओपन करूंगा तो एक एक बिहेवियर नोटिस करना, पॉपअप होगा, पैरामीटर पॉपअप कर जाएगा। तो ये मेरी फाइल में है, आपकी फाइल में नहीं है ऐसा। क्यों नहीं, अच्छा वो चल रहा है, सॉरी। हम्म, देखा, आ गया ना, रीजनल सेल्स टेम्पलेट, चूज योर रीजन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर वेस्ट और लोड पे क्लिक कर दूंगा तो अब देखिए क्या होगा। एडिट आएगा और उसके बाद आपको विजुअल दे देगा। आ गया, हाँ जी, क्या कोई सवाल है? अब हमें दूसरा रीजन अगर सिलेक्ट करना हो तो या तो इस फाइल को दोबारा खोलो या फिर यहाँ पे जाके एडिट पैरामीटर कर लो, अच्छा ठीक है। ये दो तरीके हैं जी। तो यहाँ पे दो फंक्शनैलिटी सीखी हमने, पैरामीटर लगाया पहला, और पीबीआईटी का एक यूज केस देखा। तो ये मेरा आई थिंक मेरी तरफ से पैरामीटर का फाइनल का यूज केस है, पैरामीटर पैरामीटर का को। जो हम्म, इसमें जो पहले हमने पैरामीटर्स करे थे ईस्ट वेस्ट साउथ, एक बार हम वहाँ पे दोबारा से देख लें 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा एक बीच में एक आध पॉइंट मिस हो गया था। अच्छा, हम्म, यहाँ पे पहले हम एक ड्रॉप डाउन बना रहे थे ना करंट, हाँ 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 जैसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया था आपने बाद में, करंट वैल्यू में पहले एक ड्रॉप हाँ, डाउन दिख रहा था ईस्ट वेस्ट सेंट्रल, वो हटा करेक्ट क्यों करेक्ट। दिया? और हाँ, वो वो इसलिए हटाया क्योंकि अगर मैं उसे रखता, सिस्टम एक वैल्यू डिफॉल्ट सेलेक्ट करके रखता, तो मेरे को किसी को चॉइस देनी है तो मेरे को डिफॉल्ट भी नहीं रखना चाहिए, इस वजह से। अगर मैं चॉइस पहले से रख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट रख दिया, एक तरीका है मेरे पास, एक तरीका है। नहीं, वो हटाया कैसे था आपने, एक बार मैं वो देख रहा था पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैनेज पैरामीटर में चला गया मैं, अभी हम्म आप देखोगे सजेस्टेड वैल्यू लिखी हुई है,
तो सजेस्टेड वैल्यू में एनी वैल्यू की जगह पे मैंने ले लिया था लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अच्छा, अब उसको एनी वैल्यू कर दिया आपने। हाँ, तो उससे पहले पहले चीजें भरी थी, तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्या करता है, ड्रॉप डाउन देता है आपको। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू और करंट वैल्यू देनी होती है। तो डिफॉल्ट वैल्यू को पास करोगे आप, तो आपको वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ही लोड मार देगा। ये नहीं चाहता था मैं कि लोड मार दे डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, इंस्टेड मुझसे पूछे कि भाई बताओ आपको, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रहना चाहता हूँ, सीधा सा ही साहब, राइट राइट। है ना। तो अगर क्योंकि सिनेरियो के हिसाब से डिफॉल्ट वैल्यू रह गई तो यूजर शायद ना करे, मतलब चेंज ना करे। यह एक तरीका और भी है। इसमें आपने फिर ऑर्डर में जाके फिल्टर भी किया था कुछ, वो फिल्टर तो नहीं करना ना हमें कुछ ऐसा? आपको नहीं, अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि पैरामीटर बनाने से कुछ होता नहीं है। पैरामीटर अपने आप में एक एंटिटी है, एक वेरिएबल है, वो बना दिया तो कुछ करेगा नहीं। आपको उसको जहाँ यूज करना है वहां पे उसको रेफर कराना पड़ता है। मैंने यहाँ बना लिया, ये यहीं तक रह जाएगा, बट इस पैरामीटर को मेरे को कहीं पे डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर की जो वैल्यू है क्या है, वो है रीजन्स, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है। तो अब मेरे को देखना है ये जो डेटा है ये मेरे कौन से कॉलम में फिट होता है। ये फिट होता है रीजन के कॉलम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। मतलब आपको क्वेश्चन के अगर आंसर चाहिए तो आपको सिनेरियो को समझना पड़ेगा। जो सिनेरियो बताया, सिनेरियो को समझने के बाद आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। ये फिल्टर आपने वेस्ट पे लगाया है कि वो बाय डिफॉल्ट आ गया? मैंने वेस्ट नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे गया था, मैं टेक्स्ट फिल्टर पे गया, मैं इक्वल पे लिया, मैंने इक्वल सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एबीसी लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैंने पैरामीटर से सेलेक्ट कर लिया। जो पैरामीटर के अंदर वैल्यू है वही आपके पीछे पास हो रही है। ये डेटा दिख रहा है इसका, पैरामीटर के अंदर वेस्ट ही लिखा हुआ है, इसलिए आपको दिख रही है। अगर अच्छा, मैं आपने पैरामीटर की तो हमने इस कॉलम में पैरामीटर जो यहाँ पे बनाया था वो दिखा दिया। तो साउथ जैसे मैं टाइप करूंगा तो वो देखो वो साउथ से साउथ यहाँ फिल्टर हो लिखता जाएगा। है, तो वो डेटा अब साउथ का दिखाएगा वो। ये देखिए, सारा साउथ आएगा। तो अच्छा। ये हो गया फिल्ट्रेशन को डायनामिक बनाना, कि आपको हर कोड में घुस घुस के फिल्टर ना, चीजें चेंज ना करनी पड़े। आप बाहर ही कुछ ऐसा जुगाड़ बना दो, एक वेरिएबल बना दो, तो आप जब भी वेरिएबल में डेटा चेंज करोगे तो सभी जगह चेंज हो जाएगा, ओके। है ना। तो ये एक एग्जांपल हमने आई थिंक फर्स्ट क्लास में भी देखा था, जहाँ पे एक डेटा सोर्स से हमने 10 टेबल ली थी, मतलब हाइपोथेटिकल। एक डेटा सोर्स से बोले तो सीक्वल के डेटाबेस से हमने 10 टेबल का डेटा पावर बीआई में लिया, एक हाइपोथेटिकल है। और अब हमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि ऐसा क्या तरीका लगाएं कि अगर हमें किसी वजह से डेटा सोर्स ही चेंज करना पड़ जाए, मतलब एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में शिफ्ट करना पड़े, तो हमें हर टेबल में घुस घुस के उसे चेंज ना करना पड़े। उसकी जगह पे हम एक जगह चेंज करें और हर टेबल पे ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाए, जिससे हमारा काम बच जाएगा, ओके। है ना। तो ये पहला सिनेरियो में बताया। ओके, इसका रिजल्ट कैसे आया था? जैसे यहाँ पे हमने ये रिजल्ट, चेंजेस कर दिए, नेक्स्ट स्टेप रिजल्ट वो कैसे पॉपअप आया था? अच्छा वो पॉपअप के लिए हमें, ये तो हुआ डिफाइनिंग योर पैरामीटर एंड setting up the parameter and configuring in the main table or main table query. उसके बाद ये तो हुआ पैरामीटर, जस्ट पैरामीटर। उसके बाद हमें एक सेकंड फीचर यूज करना पड़ेगा, दैट इज द टाइप ऑफ द फाइल। तो पावर बीआई के केस में दो तरह की फाइल के टाइप्स होते हैं, एक PBIX, आप यहाँ देख नहीं, सकते हैं। वो तो समझ में आ गया। लेकिन ये जो हाँ, अब ये दूसरी स्क्रीन जहाँ पे ये इसका रिजल्ट अपीयर कर रहा है, हम्म, ये फाइल पे हम कैसे आए? हाँ वही बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, फाइल का टाइप बदला और नई फाइल बनाई। तो उस फाइल का नाम रखा मैंने, आप देख सकते हैं सर, ये रही है, एक मिनट, यहाँ पे दिख रही है। ये थी ओरिजिनल पावर बीआई की फाइल और ये थी न्यू फाइल। तो जब आप इसको खोलोगे तो ऑटोमेटिकली पैरामीटर बाहर पॉपअप नहीं करेगा, बट जब ये वाली फाइल, मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे अगर आप, तो टेम्पलेट फाइल को जब भी ओपन करते हैं तो पैरामीटर को पॉपअप करता है, वो बाहर कॉल करता है एकदम से। तो तब आपको पैरामीटर में वैल्यू फीड करनी पड़ेगी, या फिर जो दिख रही है वैल्यू उसी से अगर आप ओके हैं तो सिंपल लोड पे क्लिक कर दो, आगे बढ़ जाएगी गाड़ी। एक छोटे से एग्जांपल से दिखा देता हूँ।
मैं मतलब राकेश थोड़ा सा इसके बाद का था वो मैं फॉलो कर पाया था। हमने अभी जहाँ पे पैरामीटर्स सेट करे हैं वो एक दूसरी हाँ। स्क्रीन थी। Correct. ये स्क्रीन जो आई है मतलब टेम्पलेट वाला ऑप्शन नहीं भी लेते, उसके बिना भी स्क्रीन पे हम कैसे आए थे? ये एक सेपरेट फाइल है ऑल हाँ, टुगेदर। सेपरेट फाइल है, करेक्ट। पहले मेरी जो ओरिजिनल फाइल थी वो ये थी, उसका नाम था रीजनल सेल्स। इसका टाइप चेंज कर दिया मैंने और फाइल को नाम बदल दिया। ठीक है जी। तो ये करने के बाद मेरे पे आई ये वाली फाइल, ये वाली। ठीक है, ये वाली। और जो पैरामीटर्स और मेन फाइल है वो इसमें कहाँ उसमें जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जैसे स्क्रीन पर है हम, हाँ हाँ, ठीक है। जहाँ पे वो रिजल्ट आ रहे हैं ना उस स्क्रीन पे हम एक बार जाएं। ये वाली। हाँ, अब यहाँ से जो जहाँ पे हमने पैरामीटर लगाए थे स्क्रीन पे वो स्क्रीन कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपको पैरामीटर चेंज करना है तो ये छोटा सा आइकन दिख रहा है, 1 मिनट। ये ट्रांसफॉर्म डेटा दिख रहा होगा होम अच्छा, के अंदर, ओके। ट्रांसफॉर्म। छोटा सा डाउनलोड एरो, इस पे क्लिक करो और एडिट पैरामीटर पे क्लिक करो। एक तो ये तरीका है, अगर आप इसी विंडो से करना चाहते हैं। ये हो गया। अगर आप बैकग्राउंड में क्वेरी एडिटर में जाके करना चाहते हैं तो होम में ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर दीजिए, तो पीछे वाली विंडो में ले जाएगा और वहां तो आपको पैरामीटर दिख ही रहा है। चेंज करना भी आसान है ठीक है, वैसे। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, कोई और सवाल? उसको हमने जैसे पैरामीटर वाली फाइल को स्क्रीन को बंद करा, ये फाइल अपने आप आ जाएगी। नहीं, ये वाली फाइल नहीं आती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। मैं मान लीजिए इस फाइल को बंद कर देता हूँ, जो ओरिजिनल फाइल है। सेव नहीं करते या सेव करना पड़ सकता है? अच्छा, सेव कर लेते हैं। जब भी आप देख सकते हैं इस फाइल का एक नाम है रीजनल सेल्स टेम्पलेट। जब भी मैं इस फाइल को खोलूंगा तो आप एक छोटा सा अलग बिहेवियर देखोगे। ठीक है। इसको खुलने देते हैं। ये फाइल जब खोलते हैं ना तो ये कुछ और खोलता है। मतलब ये हाँ, ये पीबीआईटी फाइल नहीं खोलेगा, ये पीबीआईएक्स फाइल खोलता है हमेशा। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये पहला टॉप, ये आपको टेक्स्ट रीड करने को मिल रहा है, ये एक करेक्टर के वजह से हो रहा है। इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, आपके केस में नहीं आएगा। अब थोड़ा वेट करते हैं, हमारा पैरामीटर पॉप पॉप करेगा। आ गया। ठीक है। ठीक है। अब एक चीज नोटिस करिए, अगर आप इस फाइल का टाइटल देखेंगे जो कि सबसे ऊपर है, अनटाइटल्ड पावर बीआई टेक्स्ट, मतलब इसका जो नाम था रीजनल सेल्स टेम्पलेट वो नहीं है। उसकी जगह पे एक ब्लैंक पावर बीआई फाइल खुल गई है। अगर मैं इसे कैंसिल कर दूंगा तो ये ब्लैंक ही रहेगी। बट अगर मैं इसको एक रीजन पास कर दूं, फॉर एग्जांपल वेस्ट, और लोड पे क्लिक कर दूं, तो ये डेटा लेके आएगा और विजुअल भी लेके आएगा। अब देख सकते हैं डेटा लेके आ रहा है और विजुअल भी ले आया। डेटा कैसे पता चलता है? राइट में देखेंगे तो ऑर्डर्स की टेबल दिख रही है मेरे को, और सेंटर में आपका ग्राफ। बट रिपोर्ट का नाम अभी भी वही है, वो नहीं चेंज हुआ। जैसे मैंने पॉइंट बताया कि पीबीआईटी अगर आप ओपन करोगे तो पीबीआईटी कभी ओपन नहीं होती है। तो जब भी ओपन होगी एज अ पीबीआईएक्स ही ओपन होती है, मतलब ओरिजिनल जो फाइल होती है, ओरिजिनल जो एक्सटेंशन होता है वो वही ओपन होता है। बट पीबीआईटी ओपन नहीं होती है, वो ओरिजिनल फाइल ओपन करेगी, इसलिए वो अनटाइटल हो जाती है, वो पीबीआईएक्स ही रहती है। हाँ जी। तो इसका मतलब इसको आप ओपन तो कर सकते हो, तो आप उसके बाद आपको सेव करना पड़ेगा, ये एक दिक्कत है। अगर आप इस आउटपुट को रखना चाहते हो अपने पास तो आपको इसको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि सेव नहीं है ये अनटाइटल्ड है। आप बंद करोगे तो सेव मांगेगा, है ना? और आपने सेव नहीं किया तो ये कहीं आपके पास है ही नहीं है। हाँ जी, कोई सवाल? सेव नहीं करेंगे तो दोबारा ओपन हो जाएगी ना ऐसे ही? अगर आप सेव नहीं करते तो ये टेम्पलेट फाइल में तो छेड़ी नहीं आपने, वो तो वैसी की वैसी ही पड़ेगी। और ये सेव नहीं करता फॉर एग्जाम्पल, तो है नहीं मेरे पास। अब मुझे फिर से ये वाली फाइल खोलनी पड़ेगी, फिर से इनपुट करना पड़ेगा कुछ। और सेव कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो जिस रीजन का डेटा था उस हाँ, उस रीजन का डेटा दिखाएगा। हाँ, उसी के साथ उस डेटा के साथ सेव हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। ओके, ठीक है। कोई सवाल है? संजना जी, प्रतीक जी एंड राकेश जी?
नहीं? चलिए, अब आपको एक और चीज बताता हूँ, बट ये पैरामीटर्स के हटके है। अभी पीबीआईटी का एक प्रोडक्शन रिलेटेड यूज केस है। अच्छा, देखते हैं। अच्छा, पीबीआईटी कैसे हेल्प करती है इस यूज केस में, अब ये देखिएगा। तो एक रिपोर्ट डेवलपमेंट साइकिल की बात करते हैं हम लोग। रिपोर्ट डेवलपमेंट साइकिल, हाँ जी, ये एक साइकिल होती है। अच्छा, इस साइकिल में 3 फेज होते हैं। फेज 1, इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। फेज 2, फेज 3, फेज 2, इसे हम कहेंगे यूए या यूएटी। उसके बाद हमारा आता है प्री प्रॉड। ये 3 फेज आते हैं। अच्छा, अब एक जैसे आपको ही पता होगा कि आप रिपोर्ट डेवलप करोगे, डेवलप करने का रिपोर्ट क्रिएशन होता है डेवलपमेंट में, ये काम होता है। उसके बाद आप इंटरनली एक इसकी यूनिट टेस्टिंग कराते हैं, मतलब इसका क्यूए कराते हैं इंटरनली। ये काम कराने के बाद आपको जो रिपोर्ट बन गई है वो आपको बिजनेस को भेजनी पड़ती है फॉर यूएटी, फॉर क्यूए, राइट? बिजनेस रिव्यू, इसे बिजनेस रिव्यू ऑन रिपोर्ट, ये होता है। पर दिक्कत की बात क्या है, अगर इसमें लगेगा आपको 2 दिन या 1 हफ्ता, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि 1 दिन या 2 दिन में हो जाएगा। ये सबसे लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि आप जो रिपोर्ट बनाते हैं वो बिजनेस को भेजते हैं, बिजनेस को रिव्यू करता है, ठीक है? बिजनेस को रिव्यू करता है, फिर बोलता है यार ये ग्राफ में ना कलर बदल दो, अच्छा नहीं लग रहा, फिर वो आपको वापस भेज देगा। फिर आप कलर बदल दोगे, फिर दोबारा आप साइन ऑफ के लिए भेजोगे, फिर बोलेगा यार फॉन्ट ना अच्छा नहीं लग रहा, इसका 1 पॉइंट बढ़ा दो, फिर वापस भेज देगा आपके पास। फिर बोलेगा मेरे मेरे को लगता है ये ना थोड़ा कमी है इसमें, इसमें हाँ, इसमें ना ये ग्राफ कम है, इसमें ये ग्राफ भी डाल दो, फिर वापिस आ जाएगा। 3 बार रिवीजन हो गया, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 15, 20, इतनी बार रिवीजन हो जाता है रिपोर्ट का। तो ये सबसे लंबा फेज होता है, ठीक है? उसके बाद बड़ी मुश्किल से, कई बार जल्दी मिल जाता है, बड़ी मुश्किल से आपको साइन ऑफ मिलेगा, बस यूएटी साइन ऑफ एंड री रिपोर्ट डिप्लॉयमेंट टू प्रोड, ये होता है लास्ट में, ठीक है? ये है पूरा रिपोर्ट डेवलपमेंट साइकिल। अच्छा, अब यहाँ पे ये पीबीआईटी कैसे हेल्प करती है, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छा, ये तो फेजेस हो गए, बता दिए फेजेस। ये हो गया उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ये हो गए वर्जन्स। अच्छा, ठीक है, ओके। तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। अब हम मान के चलते हैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो, कि आपने जो पावर बीआई की रिपोर्ट बनाई है, आपने जो पावर बीआई की रिपोर्ट बनाई है, उसका जो मॉडल साइज है वो है 500 MB। PBIX, ओह सॉरी, ऊपर जा भाई। हाँ, ओहो, क्या है यार, एक अरे लो, हैं, मैं क्लिक कहीं और कर रहा हूँ, ये जा कहीं और ही रहा। अरे क्या चाहते हो? अब चला, मैं भी सोच रहा हूँ क्या कर रहा है ये। अच्छा, आपने जो रिपोर्ट बनाई थी, रिपोर्ट का जो साइज है वो कुछ 500 MB है, ठीक है जी? अच्छा, अब आप यहाँ पे आते हो, अब तो उसके बाद हाँ, तो आपने फेज 1 में डेवलपमेंट करी, ठीक है? तो आपका V1 हुआ, V1 हो गया, वर्जन 1 है। तो V1 होने के बाद फाइल कितनी हो गई आपके पास? थोड़ा और पीछे आते हैं इसको लेके। तो मतलब जब V1 बनाया तो आपका फाइल साइज कितना था?
एक मिनट, इसको यहाँ लेते हैं, नंबर ऑफ फाइल्स। अच्छा, थोड़ा रिलेट अभी हो जाएगा, एक मिनट दीजिए मुझे। तो अपने रिपोर्ट बनाई, वर्जन 1 बनाया उसका, नंबर ऑफ फाइल्स अभी 1 है आपके पास, ठीक है। फाइल साइज 500 MB, 500 MB रख लेते हैं, ओके। रिपोर्ट बनाई, टेस्टिंग करी, उसके बाद यूएटी के लिए भेज दी, यहाँ पे आई, यहाँ पे भी वर्जन 1 है, एक फाइल है, 500 MB है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूएटी में यूजर ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये ट्विकिंग करके दो, ये ग्राफ डाल के दो, उसने ये बोला। तो मतलब यूएटी फेज में अब आपके पास फेज 1 वही चल रहा है, अब वर्जन 2 हो गया आपके पास, क्योंकि आप एग्जिस्ट में चेंज तो करोगे, पर ओरिजिनल वर्जन आपको रखनी पड़ेगी, सो दैट आप रोल बैक कर सको। बाई चांस कस्टमर कहे यार ये चाहता तो था पर अप्रूव नहीं हो पाया है, तो पुराना वाला वापस दे दो, है ना। हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ती है, मजबूरी है। तो वर्जन 2 बनाया, तो वर्जन 1 भी रहेगा, वर्जन 2 भी रहेगा। नंबर ऑफ फाइल अभी 1 है, 500 MB हो गया, चलो ठीक है। एक फेज, इसी फेज में वर्जन 3 फिर आ गया, ठीक है। वर्जन 3 क्यों आया? क्योंकि फिर से रिव्यू के लिए भेजा आपने, उसने कहा यार इसमें ये ग्राफ और डाल दो यार, ये रह गया था। फिर से 500 MB आ गई, वर्जन 4 आ गया। क्यों? इसने फिर नौटंकी करी, उसने बोला यार एक पेज और डाल दो यार इसमें, बिजनेस मांग रहा है, मना नहीं कर सकते, तो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने कर दिया, उसने साइन ऑफ दे दिया, और आपने 4th वर्जन को आगे भेज दिया। तो आपने देखा प्रोडक्शन में 500 MB है आपके पास, डेवलपमेंट में आपके पास 500 MB है, और क्यूओ में कितने हैं आपके पास? 4 फाइल हैं आपके पास। इन टोटल कितनी हो गई? और ऑलमोस्ट 3 GB की फाइल बन गई आपके पास टोटल, 3 GB। और ये कहाँ रखोगे संजना जी, कहाँ रखेंगे ये फाइल? डेस्कटॉप पे ही रखेंगे सर। नहीं, गलत जवाब। डेस्कटॉप पर नहीं रख सकते, दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी। आपको कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनी के ड्राइव में रखना पड़ेगा, कंपनी के शेयर पॉइंट में रखना पड़ेगा, कंपनी के वन ड्राइव में रखना पड़ेगा, करेक्ट। अच्छा, बट अब यही तो दिक्कत है कि भाई आप शेयर पॉइंट में रखोगे, उसके ड्राइव की लिमिट है, कंपनी के इंटरनल ड्राइव में रखोगे, उसकी लिमिट है। तो आप पर इनको डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि रेपो है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। डिलीट भी नहीं कर सकते, हिस्ट्री मेंटेन करना भी जरूरी है। तो हर तरीके से फंस गए। और 3 GB छोटा तो होता नहीं, बड़ा होता है, राइट। ये तो शुक्र मनाओ कि फाइल का साइज 500 MB था, 1 GB होता तो ये कितना हो जाता है, ये 6 GB हो जाता, और 2 GB होता तो ये 12 GB हो जाता। और अगर इसमें नंबर ऑफ वर्जन्स और बढ़ जाते तो और सरदर्दी, फाइल का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा एक एक फाइल के बाद। और ये तो कुछ नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि यूनिट टेस्टिंग में फेल हो जाता है। आपने बनाया, यूनिट टेस्टिंग के लिए दिया, उसने कहा भाई ये तो गलत है, रिक्वायरमेंट मीट ही नहीं कर रहा, दोबारा बना, मतलब इसमें ये चीज मिस करे, दोबारा बना। तो उसकी फिर एक वर्जन और बना, तो वर्जन 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 चलते रहते हैं। तो यहाँ हो जाती है सरदर्दी, सरदर्दी, ठीक है। हाँ जी, कौन मैसेज कर रहा है अभी? सेंड एन इमेज, देखिए तो जरा। राकेश जी ये क्या है, थोड़ा बताएं जरा, किस बारे में है ये? सर वो पैरामीटर का बहुत पहले किया था मैंने, जो अभी सर पूछ रहे थे ना, ये गौरव जी पूछ रहे 347, थे। ओहो, हाँ मैंने बना दिया था, मैंने बना लिया ये। ओके, चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो आपने देखा ये थोड़ा सिनेरियो समझाया मैंने आपको, इसमें मेमोरी साइज बताया, पीबीआईटी कैसे हेल्प करता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज नोटिस करिएगा। जब मैंने एज अ रीजनल फाइल सेव करी, फाइल का साइज देखोगे आप 260 KB दिखा रहा है, ठीक है। दिख रही है आपको? नहीं दिख रही? ये देख सकते हैं आप, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो जब ये सेव होती है, जब सेव होती है एज PBIX, तो फाइल साइज है 260, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो कम ही होगा, राइट। बट अब थोड़ा सा अब देखिए PBX में सेव करते हैं तो कितना वॉल्यूम दिखता है।
ये देखिए कितना दिख रहा है, 13 KB। आई डॉट है वैसे, डॉट को इग्नोर कर दीजिएगा, डॉट ये नहीं, हाँ डॉट है, डॉट है, सॉरी 13 KB है। तो बताइए किसमें, अब इतनी सारी फाइलों को किसमें रखना समझदारी है, PBIT में कि PBIX में? PBIT। संजना जी, प्रतीक जी, राकेश जी, किस फाइल टाइप में आपको पावर BI की फाइल रखनी चाहिए? इसी में रखनी चाहिए सर, जो कम है, जो कम है, साइज कम। PBIT में, है ना। अब ये तो इसमें तो इतना खास दिख भी नहीं रहा है। अगर ये जीबीज में हो ना, तो कि PBIT KB में फिर भी रहती है, फिर भी KB में रहती है भाई। या मुश्किल से 10-15 MB की होगी। अगर आपकी 2 GB की फाइल है ना, पावर BI की फाइल, और आपने उसे PBIT में कन्वर्ट कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा PBIT 10 MB या 15 MB खाएगी बस। तो फिर उसके तो बाद हम लोग उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, यू हैव द फ्रीडम। और अगर उसको PBX फाइल बनानी है तो दोबारा उसको करके सेव करके PBX फाइल हाँ से सेव कर दो। बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो बेस्ट पार्ट है इसका। तो पॉइंट इज कि जब आप वैसे ज्यादातर ये फॉलो नहीं करते, शायद उनको पता नहीं है, या इसमें एक ड्रॉबैक है। वैसे ड्रॉबैक नहीं है, वो फीचर का ही पार्ट है, पर इसको एज ए ड्रॉबैक लिया जा सकता है। अब जैसे आप देखेंगे कि रिपोर्ट डेवलपमेंट में, रिपोर्ट डेवलपमेंट साइकिल में, यार इतने स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे, नंबर ऑफ वर्जन आपके बढ़ते रहेंगे, आप कुछ कर नहीं सकते। और जब ये होगा तो यार आपकी फाइल साइज, अब ये जो ये है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी बदलती रहती है। हम्म। हो सकता है क्लाइंट बोले यार इसमें ना ये डेटा मिसिंग है, तो आप ना एक पेज डाल दीजिए और इस पे ये विजुअल दे दीजिएगा मुझे, ये भी ले आओ। अब आपने देखा यार ये तो डेटा ही नहीं है मेरे पास, तो आपने वो डेटा फिर बैकएंड से मंगवाया, उससे पता चला 100 MB और बढ़ गया इसका, है ना। क्लाइंट को मना तो कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि मना नहीं कर सकते, पर अभी क्या है, मार्केट में अजाइल मॉडल चलता है, अजाइल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चलता है, तो आप मना नहीं कर सकते। उसका मतलब ही यही है कि आप डेवलपमेंट करते रहेंगे, क्लाइंट रुकावट देता रहेगा। इस तरह नौटंकी है। तो कई बार अगर आपको बचना है तो आपको झूठ बोलना पड़ता है कि यार ये चीज हो नहीं पाएगी, या आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अगर आपको टाइमली डिलीवर करनी है। हाँ जी। राकेश, एक Yes, क्वेश्चन था, मतलब बिकॉज yes, हम फाइल साइज की बात कर रहे हैं, तो हाँ नॉर्मली मतलब मे बी ये डिफरेंट सेपरेट क्वेश्चन है। हम जब भी एक्सेल फाइल पे कुछ भी करते हैं, कब हाँ उसमें कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, तो उस फाइल का साइज मे बी डेटा उतना ही हो, कभी कभी वो फॉर्मूला लगाने से, बाकी चीजों से ना उसका साइज बहुत बढ़ता जाता है। हाँ 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 करेक्ट। तो साइज कम करने का कोई तरीका होता है? मतलब जैसे सपोज हम इसी में ले लें, अब ये साइज में कुछ क्लाइंट ने बोला डेवलपमेंट करना है और साइज बढ़ गया, तो फाइल का साइज कम कर सकते हैं? पावर BI की एक्सेल की, तो दोनों में ही। ये डिपेंड करता है कि कितना एरिया ऑक्यूपाई किया जा रहा है। हम्म। ठीक, फॉर एग्जांपल, अगर एक्सेल में ही अगर, देखें सपोज, क्योंकि मैंने ज्यादातर एक्सेल हाँ पे हाँ, ही वर्क करा है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू डाल दें, कुछ भी डाल दिया आपने, तो ये मेमोरी हम्म। खाएगा, ये मेमोरी हम्म। अलॉट हो गई इसको। हाँ जी। अब ये ब्लैंक है, ये इस पे मेमोरी नहीं जाएगी। तो किसी तरीके से अगर आप इसको हटा दो यहाँ से, तो मेमोरी नहीं है, मेमोरी नहीं खाएगा। तो आप नोटिस करिएगा, कई बार हम कुछ गलतियां करते हैं, जैसे हम पूरा सेल सेलेक्ट कर, ये पूरा रो सेलेक्ट करके कलर कर देते हैं इसको इस तरह से, तो कलर तो कर दिया, मेमोरी यहाँ पे भी चली गई। अब आपको चाहिए तो 3 या 4 कॉलम, आपने इतने सारे कॉलम, मतलब इतना सारे कॉलम कलर कर दिया अननेसेसरीली, तो हम्म। ये भी मेमोरी खाएगा, क्योंकि भले ही आप यूज नहीं कर रहे, पर आपने अननेसेसरी कलर तो कर दिया इसको। तो ओके। ये इतने सारे कॉलम मेमोरी में चले गए। तो आपको क्या करना है, इसकी मेमोरी हटानी है, इस कलर को यहाँ से हटाना है। कलर को हटाने के लिए आप ये नहीं करेंगे होम पे जाके इसको व्हाइट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। उसकी जगह हम्म। पे नो फिल करिए, या फिर यहाँ पे क्लियर पे जाइए और क्लियर ऑल करिए, क्लियर फॉर्मेट करिए, ये करना होता हम्म। है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है पावर बीआई में, और इसमें यही है, जब भी आपने कोई सेल ऑक्यूपाई किया है, किसी भी फॉर्म में किया हो, तो मेमोरी में जाएगा। आपको हम्म। कोशिश करनी है वो कम करना है। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल, मेरे पास एक कॉलम है यूनिट प्राइस का, ये पावर बीआई पे भी अप्लाई होता है, और दूसरा है यूनिट यूनिट क्वांटिटी, चलो ठीक है,
प्राइस में मैं चला गया, रैंड ले लिया मैंने और 10 लगा दिया, 100 लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ को कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि मेरे को यहाँ पे ना आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सम दे दीजिए, कहने का टोटल सेल दे दीजिए। ठीक है, ये मांगा मैंने आपसे। तो लोग क्या करेंगे, देखिए इस कॉलम की वजह से मेमोरी तो गई, इसका कुछ कर नहीं सकते, जाएगी ही जाएगी क्योंकि डेटा है। सेम यही कॉलम भी वही काम कर रहा है, इसमें मेमोरी है, ये लेगा ही लेगा क्योंकि डेटा है। बट जो मैं टोटल सेल मांग रहा हूँ, मैं तो इस पर्टिकुलर एरिया में मांग रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एरिया में, जिसमें ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे पहले और उसके बाद टोटल दे देंगे, सम कर देंगे। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसके अलावा एक मेमोरी और क्रिएट करेंगे जो कि होगी मल्टीप्लिकेशन, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये तो एग्जिस्ट करती है, आपने ये और एग्जिस्ट करा दी, तो यहाँ पे मेमोरी चली गई क्योंकि सेल को ऑक्यूपाई कर लिया आपने। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सम मारोगे। आपको चाहिए था ये, आपको चाहिए था सिर्फ ये, पर आपने अननेसेसरीली इसको भी इन्वॉल्व किया, यहाँ पे मेमोरी कंज्यूम कर दी, जिस वजह से इसकी तो गई, इसकी भी गई। अब ये एक्स्ट्रा और आ गया, एग्जिस्ट करता है, ये भी मेमोरी खाएगा, जबकि इसकी जरूरत नहीं है इस आउटपुट को निकालने के लिए। आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, सम प्रोडक्ट को लगाओ और उसमें ऐसे करो, कोमा लगाओ, ऐसे करो, एंटर मारो, वही चीज आ गई। देखो, अब आपको ये आउटपुट निकालने के लिए कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मेमोरी में नहीं होगा तो खाएगा भी नहीं। ऐसे इस तरह से इसकी मेमोरी ऑक्यूपेशन कम की जाती है। पावर बीआई में क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, वो कॉलम मेमोरी खाते हैं। ठीक है, तो आपको मेमोरी ऑक्यूपेशन कम करना है, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, वहाँ पे सब जगह यही लॉजिक चलता है। ठीक है, आपको तरीका या लॉजिक इस तरह से बनाना है जो मेमोरी कम से कम कंज्यूम करे। मतलब जितना ज्यादा फंक्शन फॉर्मूले यूज करेंगे वो ज्यादा बेटर है। नहीं 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 नहीं। आपको फॉर्मूले फंक्शन इतने इस तरह से लगाने हैं कि वो कम से कम जगह ले, फिजिकल मेमोरी खाए। जैसे मैंने फंक्शन यहाँ पे भी लगाया था, ये देखिए, ये भी तो फंक्शन ही कहेंगे ना, मल्टीप्लाई कर रहा है, फंक्शन तो ये भी है, फंक्शन ये भी है, दोनों ही फंक्शन है। तरीका गलत नहीं है, ठीक। तरीका गलत नहीं है, अप्रोच गलत है, क्योंकि सेम आउटपुट को अचीव करने के लिए आपके पास एक और फंक्शन है, आप इसी से डायरेक्ट ले लो ना। अब इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, इस आउटपुट को लाने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इस तरह से ले आओ, बस वो भी हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। अच्छा, हेलो। जी सर। अच्छा, सर जाग मेरा गए, ये था कि मतलब, हाँ नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नींद जो खुल आप गई, देख रहे हो ना। नींद खुल गई। हाँ हेलो। हाँ पर जी सर, कंडीशन बताओ। यहाँ की डिफरेंट है भी है ना, कि एक दे रहा है हमारा रोल लेवल दे रहा है, रोल वाइज दे रहा है मेरा, और एक दे रहा है जो सम प्रोडक्ट्स आपने लगाया वो तो स्केलर वाइज दे रहा है, मतलब एक ही सेल्स में दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। हाँ तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ, ये बात भी सही है, डिमांड पर डिपेंड करता है, मांगा क्या गया है। अगर हम्म। आपसे ये मांगा ही नहीं गया, ये हाँ मांगा ही नहीं गया और मांगा ये गया है, तो ठीक है, तो देना ही पड़ेगा, तो कुछ नहीं कर सकते। हम्म? सर एक बात वो मैं कर रहा हूँ, पीवीआई एक्स और पीवीआई टी वो जो कर रहे थे आप, वो तो उसमें डिफरेंट Yes. ये है कि जैसे कि हम शेयर के पर्पज से वो पीवीआई एक्स ठीक होता है क्योंकि उसमें डेटा जाएगा, बट पीवीआई एक्स टी जो नहीं हो टी जाएगा, वो केवल टेम्पलेट जाएगा। करेक्ट। तो ये भी तो, हाँ, क्या क्योंकि मैं इसी पे करता हूँ ना, यही वाली चीज मैं करता हूँ। शेयर करना पड़ता है। हाँ, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आपको ये वाला फंडा समझ में आया जो मैं सिनेरियो समझा रहा हूँ? क्वेश्चन नहीं आ रहे इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि पिछले बैच में लिया था, उन्होंने भर भर के क्वेश्चन डाले। क्या समझ में आ गया? आसान है क्या? अच्छा, चलिए। देखिए, रिपोर्ट डेवलपमेंट साइकिल में आपके ये 3 फेज तो होंगे, फॉर श्योर होंगे, और हर फेज में आपकी जो नंबर ऑफ फाइल्स है वो एक नहीं होगी, मल्टीपल हो सकती है और होगी ही होगी। तो हम क्या करते हैं, वर्जन हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए शेयर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं।
वर्जन हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए शेयर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। आप एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरे टीम्स को देखिए, यहाँ पे फाइल्स पे चला जाता हूँ। यस, ओह पुरानी रिकॉर्डिंग भी है इधर तो। चलिए, हाँ, ये वन ड्राइव पे मैं आ गया। इसे ये मैंने यहाँ पे आ गया। ये वन ड्राइव भले ही है, पर डेटा हमेशा आपका शेयर पॉइंट में ही होता है। यहाँ पे आ गए, मैं यहाँ पे गया। अब इस फाइल पे ओपन इन वन ड्राइव कर लेते हैं, या ओपन पे चले गए। हाँ, आई थिंक यही सही रहेगा, ओपन इन वन ड्राइव कर लेते हैं। यार वैसे ना ओपन कर दे ये। हाँ चलो, एक्सेल की तरह ओपन ना कर दे बस ये, आई थिंक। हाँ ओके, गुड गुड गुड। यहाँ पे आ गया। अब डिस्प्ले शेयर पॉइंट में ही खोला है इसने। फिर इस पे गया मैं अभी। अब शेयर पॉइंट में जब भी डेटा, वो जो फाइल वगैरह डालते हैं तो उसकी एक वर्जन हिस्ट्री बनाता है। वो बताता है कि ये फाइल कब डाली गई थी। क्या इसके बाद भी कोई फाइल डाली गई सेम नाम से, तो ये वर्जन हिस्ट्री हो गई। अच्छा रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, जी, अरे हाँ जी। चलिए, क्या बोल रहा था मैं लास्ट में? हाँ जी, ओके। सो आप नोटिस करेंगे, मैं एक फाइल पे गया। आप देख सकते हो 1 एंड 2, इसकी वर्जन ये आ रही है और ये वर्जन आ रही है, 2 वर्जन आ रही है। और थोड़ा और ध्यान से देखेंगे अगर आप, अरे मान जाओ दोस्त, ये देखिए, ये वर्जन 1 है जो 26 तारीख को डाली थी 11:44 पे, और 4.4 केबी खाई है इसने। सेकेंड वर्जन डाला था वर्जन 2, 1 मिनट के बाद डाला था 4.2। अब इसकी मेमोरी जो है बढ़ गई है, 4 से 14 हो गई है। तो ये मेमोरी एलोकेशन जा रहा है इस तरह से डिफरेंट। ये जगह पे अगर फाइल हो पावर बीआई की, जो कि पहली फाइल 500 MB, दूसरी फाइल फिर 500 MB, तीसरी फाइल फिर 500 MB, और यहाँ पे कम से कम 15 हो, तो सोचो कितनी सारी होगी भाई। आप शेयरपॉइंट भले ही आपने अच्छा खासा ले रखा है, पर इसकी भी तो लिमिट है ना, कितना भरोगे इसको, और उसके हिसाब से पैसा भी देना पड़ता है। तो स्मार्ट वे क्या हुआ कि आप इसके स्टार्टिंग से लेके इसके मतलब इसकी जगह पे आप यहाँ कर सकते हो। स्मार्ट क्या हुआ तरीका, क्योंकि एक बार रिपोर्ट प्रॉड में चली गई, राइट, एक बार रिपोर्ट प्रॉड में चली गई, उसके बाद डेवलपमेंट या उस पर दोबारा चेंज बहुत कम आएगा। तो आप इसे एक समझदारी करो। आप मतलब यहाँ से लेकर फाइल टाइप में आता हूँ मैं, फाइल टाइप ले लिया यहाँ पे PBIX नीचे, तो यहाँ तक सब PBX ही रहने वाला है आपका। आप स्मार्ट क्या खेलेंगे, आप फाइल टाइप चेंज करो यहाँ पे, या न्यू फाइल टाइप करो। मतलब रिपोर्ट को शेयर पॉइंट में जब डाल दो,
मतलब जब आप इस फेज तक पहुंच जाओ, लास्ट फेज तक, तो आप एक छोटा सा गेम खेलो। नहीं सॉरी ऐसे खेल ऐसे खेल नहीं पाओगे, सॉरी मेरी गलती है। ओके, तो ये ऐसा नहीं चलेगा, सॉरी गलत बता रहा हूँ। ओके, आप क्या करें, क्या सकते, तो ये आपको डेवलपमेंट के साथ साथ करते रहना है। जैसे मान लीजिए आप इस वाले फेज पे हैं, तो अभी आपके पास जो फाइल होगी, ये फाइल होगी, एक तरीके से हटा देता हूँ। तो आपके पास डेवलपमेंट के टाइम पे तो पीबीएक्स फाइल होगी। फिर जैसे ही आप इस वाले फेज से इस वाले फेज पे आ गए, ठीक है, तो इस वाले फेज में आओगे तो फिर से पीबीएक्स हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे भी सेम पीबीएक्स है, और पुरानी मेमोरी में भी पीबीएक्स है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, ये डिफरेंट जितने आपके तीन फेजेस होते हैं, तो शेयर पॉइंट में भी 3 फोल्डर होंगे। एक डेवलपमेंट का फोल्डर होगा, एक क्यूए का फोल्डर होगा, एक प्रोड का फोल्डर होगा, और तीनों ही फोल्डर में अलग अलग तरह की फाइल्स होंगी। और डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट की कॉपी की फाइल होगी, यूए में भेजा है, यूएटी के लिए भेजा है तो उसकी अलग से फाइल होगी, सिमिलरली प्रोड के लिए अलग से फाइल होगी। ये एक स्ट्रिक्टली फॉलोड होता है बड़ी कंपनियों में, इसकी आदत डालनी जरूरी है। तो इस वाले फेज में आपके पास डेवलपमेंट पे पीबीएक्स थी, वो अभी भी है। जैसे ये डेवलपमेंट से क्यूए के फेज में आ गए, तो आपकी पावर BI फाइल यहाँ से लेकर यहाँ आ गई, करेक्ट। बट क्योंकि आपको हिस्ट्री मेंटेन करनी है, तो डेवलपमेंट में फाइल पड़ी रही। तो आप क्या करो, इस फाइल को ओपन करो और इसकी सेव टाइप चेंज करके पीबीआईटी बना दो। सॉरी तो कहाँ कर रहा हूँ, पीबीआईटी बना दो। तो इसका न्यू फाइल साइज जो होगा वो अब हो जाएगा कुछ आई बिलीव 4 MB। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्यूएम में है, वर्जन 1 पे है, और आपने यूएटी के लिए भेजा हुआ है। क्लाइंट कहता है नहीं यार अच्छा नहीं है, चेंज करो उसको। तो फिर से आप नेक्स्ट फेज पे आ गए, वर्जन 2 पे आ गए, इसको फिर से पीबीआईटी बना दो, इसको 4 कर दो, 4 हो ही जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते आप आगे बढ़ते रहोगे। पुरानी वाली को पीबीआईटी बनाते चले जाओ, नई वाली को पीबीएक्स तो वो डिफॉल्ट में रहेगी रहेगी। तो कहने का मतलब एंड के फेज तक आपके पास ये रहेगा, और यहाँ 500 MB हो जाएगी। तो आपके पास जो लास्ट फाइल रहेगी वो 500 MB की रहेगी, और पिछला जितना भी होगा वो पीबीआईटी की वजह से 4 MB रहेगी, 4 MB रहेगी, या 3 MB रहेगी। तो इससे आपने जो 3 GB गया था उसकी जगह पे आपके पास हुआ 520 MB बस। तो यह है पीबीआईटी का एक बेनिफिट। अब आप कहोगे कि बाई चांस मुझे पुराना कोई उठाना पड़े, बाई चांस मुझे कोई पुराना वर्जन उठाना पड़े तो कैसे होगा? क्योंकि फाइल साइज कम होने का मतलब हुआ कि सिस्टम ने डेटा हटा दिया, उसका जो मॉडल में डेटा था उसको हटा दिया, बट उसकी जगह पे रखा क्या? उसकी जगह पे उसने सारे ग्राफ चार्ट जो बनाए थे हमने, उसका एक मेटा डेटा रखा, उसकी एक जेसन फाइल रखी अपने अंदर, और जितने आपने कैलकुलेशन, मेजर्स, पावर क्वेरी वगैरह लिखी थी, उसके कोड्स रखे अपने अंदर, पर डेटा नहीं रखा, डेटा नहीं रखा। अगर देखना चाहते हैं तो दिखाते हैं, देखिए। इसके लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ। भाई मान जा दोस्त, इसको हम ले कॉपी कर लेते हैं। अरे क्या कर रहे हो भाई, इसे कट कर लेते हैं, फोल्डर पे चली जाते हैं, फोल्डर, हाँ। तो यहाँ पे हम PBIT, हाँ, यहाँ डाल देते हैं इसको, और यहाँ पे गए और लार्ज IP कर दिया। ठीक है, PBIX है, इस पर डेटा भी है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। पर PBIT में एक्स्ट्रा क्या है, इस पर अगर राइट क्लिक करोगे आप, आई थिंक कॉपी कर लेता हूँ नहीं तो कुछ खराब ना हो जाए, तो कॉपी वाला छोड़ देते हैं, मेन पीबीआईटी होगा उसका। तो राइट क्लिक करो, इसको रीनेम करो। इसके अंदर क्या है अगर ये देखना है आपको, तो ZIP कर दो इसको, हो गया। कोई गलती कर दी क्या मैंने? अच्छा रिफ्रेश करते हैं, हाँ। तो आइकन बदल गया, राइट क्लिक करो, और इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, बन गई। ओके, अब देखोगे इसको एक्सट्रैक्ट करके ये फाइल आई, इसे ओपन किया। अब यहाँ पे कमाल है, ये जो आप देख रहे हो ये डेटा मैशअप है,
राइट क्लिक करो और इसको एडिट करो। आई थिंक कुछ गलत खोल दिया क्या, क्योंकि ये नहीं है। हम हाँ मॉडल स्कीमा पे आ जाते हैं। देख रहे हो ये मॉडल स्कीमा को अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको आपके कॉलम्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स, आपके मेजर्स, पावर क्वेरी इसकी के अंदर है। आप नीचे आइए, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखोगे पावर क्वेरी के एम कोड लिखे हुए मिलेंगे आपको। नीचे 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 नीचे, अरे कितना नीचे भाई, बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं चले गए। कितना नीचे भाई, नोटेशंस, हाँ ये देख रहे हो आप, एक्सप्रेशन में आ गए। एक्सप्रेशन, सॉरी सॉरी, अरे गलत दिखा दिया, सॉरी ये नहीं है। ये रिलेशनशिप भी है इसके अंदर, पार्टीशंस भी आ गई। ढूंढते कैसे हैं यार, मैं इसको नाम भी भूल गया। ओके, एक काम करते हैं, तरीका है अपने पास, एक ब्रह्मास्त्र है अपने पास। लेट आ गया, देख रहे हो आ गया, लिखा है लेट सोर्स एक्सेल डॉट वर्कबुक। सेम बिल्कुल यही चीज जो आपको यहाँ दिख रही है, चेंज टाइप, प्रमोटेड हेडर्स और ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा आपके उस फाइल के अंदर है। अब जैसे तो हमने फिल्टर भी लगाया था रीजन से, रीजन पैरामीटर से, वो भी है इसके अंदर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पीबीआईटी बनाते हो उस पर डेटा हटा देता है वो, उसकी जगह पे वो डेटा का मेटा डेटा रखता है। अ, उसके अलावा जो भी आप कैलकुलेशंस या लॉजिक या जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसके कोड, वो सारे के सारे वो पीबीआईटी में रहती है। विजुअलाइजेशन के स्टैंड पॉइंट से बात करें तो जो कलर्स के लिए जो बैकग्राउंड में कोड होते हैं, हेक्स कोड, वो रखता है अपने अंदर। जेसन फाइल होती है, वो रखता है अपने अंदर। डेटा के अलावा सब कुछ रखता है। तो अब इससे क्या होता है कि जब भी आप उस पीबीआईटी फाइल को खोलते हो तो वो क्या करेगा, खोलते ही पुराना डेटा लोड करने लग जाएगा दोबारा से, और लोड करेगा तो जो पहले था वो वापस का वापस से पहला जैसा डेटा नया आ जाता है। बट पुराने जितने भी डेवलपमेंट की चीजें थी वो सारी की सारी वैसी की वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि आप क्योंकि रिपोर्ट डेवलपर है तो आपको डेटा से तो मतलब है, पर डेटा अपडेट होने से आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। करेक्ट। बट रिपोर्ट के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं जो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बस। हाँ जी, क्या आपको ये सिनेरियो समझ में आया क्या नहीं, ये सर के ऊपर से गया। थोड़ा बहुत समझ है सर। एक बार आप वो खोलना जो आपने एक्सेल खोल रहे थे जहाँ 500 जीबी और वो सब लिख रहे थे। यस। हाँ, इसके अंदर अगर हम ऐसा करें कि पहली फाइल PBIX रख ले, बाकी सारी PBIT रख ले, तो उसमें क्या दिक्कत होगी? उसमें बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। देखिए, आपको मेक श्योर करना है कि आपके लास्ट वाले ही पीबीआईएक्स। क्यों? क्योंकि सबके जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वो आपके लास्ट वाली फाइल में ही हैं। आप फर्स्ट वाली फाइल को, आपने एक रिपोर्ट डेवलप कर दी, ठीक है, उसके बाद डेवलप करने के बाद उसको आपने नेक्स्ट पेज में भेजा, चेंजेस आ गए, इसमें आ गए, यहाँ आ गए। तो अब इस, फॉर एग्जांपल, इसमें जो चेंज अवेलेबल है, इस वाले लाइन में जो चेंज अवेलेबल है, वो क्या पहली लाइन में अवेलेबल है? नहीं है ना। और अगर क्लाइंट ने वो मांगा ही नहीं कभी, तो वो डेवलपमेंट फाइल को पीबीएक्स बना के रख के फायदा क्या? हम पीबीआईटी बना के इसलिए रख रहे हैं ताकि बाय एनी चांस वो अगर वो रोल बैक करवाता है तो हम करने की सिचुएशन में हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने हिस्ट्री मेंटेन नहीं करी, क्योंकि वो हमें ही दोष देगा कि भाई तुम बना रहे हो, तुम डेवलपर हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि आपके पास वर्जन हिस्ट्री होनी चाहिए, राइट। सर जब ये होना चाहिए तो सारी PBIT कर लेते हैं। सारी पीबीआईटी कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वॉल्यूम का क्या, आपके पास क्या अनंत, मतलब इनफाइनाइट स्पेस है क्या आपके पास? नहीं नहीं, और PBIT कर लेते हैं सारा। अच्छा
अच्छा सारा कर सकते हैं, सारा भी कर सकते हैं, आप इसको भी पीबीआईटी कर दीजिए, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पीबीआईटी कर लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक होनी जरूरी है कि बाय एनी चांस, क्योंकि ये लेटेस्ट फाइल है, इसमें चेंज आएंगे तो आपके पास इजी हैंड होगा, आपको लोड नहीं करनी पड़ेगा डेटा, क्योंकि डेटा इसमें है। इसके ऊपर चेंज आ गया तो एक और वर्जन बन जाएगी, ये पीबीआईटी बन जाएगी, नई वाले वर्जन में पीबीएक्स रख लेंगे। किसी एक फाइल को पीबीएक्स रखने में फायदा रहता है, क्योंकि इतना तो सेव कर ही चुके हो, एक और सेव कर लो, मतलब सॉरी, एक को तो छोड़, रख नहीं सकते हो, मतलब उसको भी रख सकते हो, फायदा कोई फायदा प्रॉब्लम नहीं। क्या क्या रहेगा, ड्रॉबैक क्या क्या रहेगा, वो बता दो एक बार। अच्छा चलिए बताते हैं, देखिए आप नॉर्मली क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाने के बाद सर्विस पे पब्लिश मारते हैं, ठीक है जी। बट सही तरीका नहीं है, सही तरीका क्या है, आप रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट बना के अपने शेयर पॉइंट के फोल्डर में डालो, शेयर पॉइंट के फोल्डर में डालो, और शेयर पॉइंट के फोल्डर में डालने के बाद पावर बीआई को उस फोल्डर से सिंक कर दो। अब तभी देखोगे ना यहाँ पे पावर बीआई में फोल्ड अपलोड में शेयर पॉइंट का आइकन इसलिए तो आता है, उससे क्या होता है कि आपको पब्लिश नहीं करना है, पहला आपके पास फोल्डर का एक्सेस, आपको क्या करना है, आपको सभी को इसका एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, सर्विस का, आप शेयर पॉइंट के फोल्डर का एक्सेस दे दो। अब बोले भाई देख, सर्विस सर्विस का एक्सेस नहीं दे सकता तेरे को, तो फोल्डर का एक्सेस ले ले, अपना काम कर, फोल्डर में डाल और छोड़ दे, बाकी सिस्टम सिंक कर देगा, सिस्टम पब्लिश मार देगा। तो आप जैसे इस फोल्डर में किसी भी फोल्डर में डाल दोगे पॉपी की फाइल को, और यहाँ पे सिर्फ वन टाइम सिंक करना होता है आपको, वन टाइम मैपिंग कर देनी है, उसके बाद जितनी भी बार उस फोल्डर में बंदा फाइल डालेगा, सिस्टम 1-2 मिनट में पब्लिश मार देता ऑटोमेटिकली। ये तरीका बेस्ट है। इससे दो काम हो गए, एक आपकी वर्जन हिस्ट्री हो गई, दूसरा आपको पब्लिश भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर पॉइंट में डालना तो जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वर्जन हिस्ट्री के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो तो करना ही पड़ रहा है, साथ में पब्लिश भी करना पड़ रहा है, तो बेटर आप शेयर पॉइंट में डालो, शेयर पॉइंट को इससे सिंक करो और इसी से पब्लिश करा लो, ताकि आपको ना करना पड़े। वैसे बड़ा टास्क नहीं है, पर बेस्ट तरीका ये है, सिंकिंग से बेटर रहता है। इससे एक मेमोरी और बन जाती है, एक हिस्ट्री और बनती है, वो है सिंकिंग की हिस्ट्री, कि किस टाइम पे आपकी फाइल सिंक हुई है। वैसे चाहो तो डायरेक्ट मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एडिशनल आस्क होती है बिजनेस की तरफ से, तो ये क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैंने बताया, हर जगह नहीं फॉलो होगी ये भी पता है। जैसे मैं टेक महिंद्रा में था, वहाँ फॉलो नहीं होती थी, एक्सेंचर में था, वहाँ पे भी फॉलो नहीं होती थी, अ, एक मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट में था, वहाँ पे भी फॉलो नहीं होती थी, हाँ यूएस के प्रोजेक्ट में था, वहाँ फॉलो होती थी, तो सर ठीक है। आप वो फायदा नुकसान बता रहे थे ना, किसका फायदा बताएं, जो आप पीबीआईटी का, फायदा पीबीएक्स का? पीबीआईटी को सारी फाइल हम पीबीआईटी क्यों नहीं रखते, एक फाइल हम डेटा के साथ क्यों ही रखते हैं, ओके ओके, चलिए इसका ठीक है, फायदा एक और काम, नुकसान। एक हाँ फाइल जैसे ज्यादा आखिरी वाली ज्यादा हमें। मेजर तो नहीं है, ज्यादा मेजर तो नहीं है। देखिए, आपको एक फाइल को पीबीएक्स रखने का पहला फायदा ये होगा कि बाय एनी चांस अगर आपको इस रिपोर्ट में भी चेंज करनी पड़ जाए, ठीक है, तो 500 में डेटा छोटा तो होता नहीं, फाइल ओपन करोगे आप, अगर वो पीपीआईटी है तो लोड में टाइम लेगी, करेक्ट, अच्छा अमाउंट का टाइम ले सकती है। तो बस वो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लेटेस्ट फाइल को पीबीएक्स रखते हैं, बस ये एक फायदा है। और दूसरा फायदा ये कि अगर आप शेयर पॉइंट से सिंकिंग कराते हैं इस चीज की, तो आपको लास्ट वाली फाइल को पीबीएक्स रखना पड़ेगा, पर अगर शेयर पॉइंट से सिंकिंग नहीं कराते, आप कहते हैं मैं डायरेक्ट पब्लिश मारूंगा, बेस्ट है, आप डायरेक्ट पब्लिश मार दो उसको, और उसके बाद शेयर पॉइंट में जब डंप करोगे तब उसको पीबीआईटी बना के डंप कर दो, बस हो गया। तो ये कुछ इस ठीक तरह से हुआ, इस ठीक तो है। कुछ इस तरह से हुआ कि आप किस सिचुएशन में ऐसा नहीं करोगे। जब वापस आते हैं पुराने वाले सिचुएशन में, ऐसे तो मान लीजिए कि आप इस वाले स्टेट पे हैं अभी, यूएटी फेज में, सेकंड वर्जन आपने भेजा है, ठीक है, ओके, और आपने क्या किया, सेकंड, क्योंकि आप यूएटी पे दोबारा भेज रहे हो उसको, तो आपने क्या किया भाई, पावर बी की फाइल में चेंज कर दिए, अ, आपने सर्विस से पब्लिश मार दिया डायरेक्ट, या अपलोड कर दिया डायरेक्ट, शेयर पॉइंट में नहीं डाला, और आपने क्या किया,
इस वाली फाइल को आपने पीबीआईटी बना दिया, पीबीआईटी, और शेयर पॉइंट में डाल दिया। अब आपके पास पीबीएक्स नहीं है, अब आपके पास पीबीएक्स नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अब वो तो है नहीं, बट पीबीएक्स आपके सर्विस पे है, तो आपको वहां से डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। ये ऐसे कर सकते हैं। तो ये चॉइस है आपको, इस तरह की फ्रीडम है आपके पास। हाँ जी, मुझे लग रहा है मजा नहीं आ रहा, नहीं सिनेरियो ज्यादा ही हो गए, लर्निंग कम सिनेरियो सिनेरियो खेल रहे हैं। तो कुछ तो बोलो यार, क्या ऊपर से चला गया। नहीं सर, मुझे समझ लगा में आ रहा है सिनेरियो, सर। नहीं आ सर, रहा है मुझे लगा समझ में आ रहा है। सर। मुझे लगा सिनेरियो बताऊंगा तो शायद कुछ रिलेट कर पाओ। हम्म। अच्छा, अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि अगर नहीं आया तो क्या होगा। ये कब पूछा जाता है वो बता देता हूँ, या किस कब पूछा जा सकता है। ये एक तो बहुत ये फ्रिक्वेंट पूछा नहीं जाएगा, फॉर श्योर मुझसे आज तक नहीं पूछा गया। आई थिंक एक बार पूछा गया था। ये पूछा जाता है जो सीनियर डेवलपर होते हैं ना, या आर्किटेक्ट होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपके हिसाब से वर्जन, आप अपने करंट प्रोजेक्ट में वर्जन कंट्रोल कैसे करते हो, या वर्जन हिस्ट्री कैसे मेंटेन करते हो पावर बीआई में, उनसे पूछा जाता है। अगर आप जूनियर डेवलपर हो तो आपसे मुश्किल ही पूछा जाएगा, बट अगर आप सीनियर डेवलपर हो या सीनियर पोजीशन पे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। ये ऑब्वियसली बात है, आपको डेवलपमेंट तो काफी कर ली होगी, और अगर आप एडमिन हैं तो आपसे सवाल बनता है कि भाई तुम एडमिन हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। क्योंकि एक बार हुआ था, सॉरी, मेरे को ये क्वेश्चन दिया, मेरे को एक पीओसी मिले थे, उसमें क्लाइंट कह रहा था हम रिपोर्ट तो बनाते हैं पर वर्जन कंट्रोल के लिए अपने पास कुछ ऑप्शन हमें पता नहीं है क्या है। तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन बताओ जो या तो एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज में आता हो या फ्री हो। तो पता चला मुझे शेयर पॉइंट का। तो शेयर पॉइंट में फंक्शनैलिटी होती है, शेयर पॉइंट किसी फोल्डर में आप कोई फाइल डालते हो और वही फाइल को चेंज करने के दोबारा डालते हो तो वो एक वर्जन बना देता है उसका, वर्जन 1 वर्जन 2। उसमें आप अपने कमेंट भी डाल सकते हो कि आपने करंट वर्जन में क्या चेंज किए, ठीक है। उससे एक हिस्ट्री बन जाती है, तो वर्जन हिस्ट्री हो इस तरह से। तो इससे मैनेज करने में मदद मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि पुराने वाली टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ये लॉलीपॉप चार्ट की एक एक्सेल बनाई मैंने, मैंने चेंज किया और उसमें डाल दिया। इसी वाली फाइल पे 10 दिन बाद किसी बंदे को काम करना है, राइट। अब उसको पता होना चाहिए कि उसको पुराने वाले बंदे ने क्या-क्या चेंजेस किए थे। एटलीस्ट एक रेफरेंस के तौर पे तो कुछ तो होना चाहिए। तो वो क्या कर सकता है, इस फाइल पे जाएगा, इसकी वर्जन हिस्ट्री पे चला जाएगा और देख लेगा कि भाई ने क्या-क्या चेंजेस किए थे। अब आप इसमें या तो कुछ तो है नहीं ऐसा खास। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कैसे हो सकता है, वो कमेंट कैसे आता है। हम क्या करते हैं, वो जो सुपर स्टोर का जो एक्सेल है वो डाल देते हैं इसमें। गौरव जी समझ में आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा। हुँ, हुँ। ओके, अब आप देख सकते हैं मैंने एक फाइल डाली। अब हम ये अज़्यूम करके चलते हैं कि इस पर्टिकुलर फाइल पे मैं 10 दिन बाद दोबारा काम करता हूँ, और वो काम करता हूँ और काम करने के बाद मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने क्या किया। तो मैं अब क्योंकि मैं मान के चलूँ 10 दिन हो चुके हैं, अब मुझे अपना वही वाली फाइल दोबारा डालनी है जिसमें मैं चेंज कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि कमेंट भी डालना है, तो आप इसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ये 3 डॉट्स पे क्लिक करो। आई थिंक यहाँ पे वो सेटिंग नहीं है, कैसे दिखाऊँ? सोचा नहीं था यार इस पे होगा भी। हाँ, 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 हाँ। अच्छा सॉरी, ये तो वो वन ड्राइव है वन ड्राइव पर खुला शेयर पॉइंट में है। शेयर पॉइंट रुकिए, शेयर पॉइंट खोल देते हैं। यहाँ पे चले गए, ये रहा शेयर पॉइंट, ओपन न्यू टैब। हम्म अरे हाँ जा भाई, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ।
अब वो इसको पूरा सेटअप करना पड़ेगा, मेरे को नहीं करना सेटअप। कैसे दिखाएं? ये बना दी एक छोटी सी, ठीक है। ये मेरा डॉक्यूमेंट का एरिया है, यहाँ पे मैं गया, वॉचिंग थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अब मान जा दोस्त, ऐसे मत कर। डॉक्यूमेंट में चले गए, हाँ यहाँ पे आ गए, अपलोड पे चले गए, फाइल्स पे चले गए, सेम वही वाला सिनेरियो है। मैं अपनी फाइल डाल देता हूँ और 10 दिन बाद चेंज करके एक और वाली फाइल डालूंगा। अब मैं जब दूसरी वाली फाइल डालूंगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि इस नई वाली फाइल में मैंने क्या क्या चेंजेस किए। पहले मैं अपना आइटम सेलेक्ट करूंगा, थ्री डॉट्स पे जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन देखो चेकआउट से क्लिक करूंगा। चेकआउट करने से क्या पता होता है, ये एडिशनल आइकन आ जाता है। ये दूसरे मतलब मेरी टीम में दूसरे बंदे को बताता है कि इस फाइल पे एक बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है, तो इसको छेड़ो मत। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अपनी नई वाली फाइल यहाँ डाल देनी है। फाइल में सेम डाल रहा हूँ, पर हम मान के चल रहे हैं कि इसमें मैं चेंजेस कर चुका हूँ। अभी क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा इस वाली फाइल को, ये रिप्लेस कर देगा। बट अगर मैंने ये आइकन नहीं हटाया तो कोई इस पे काम नहीं कर पाएगा, तो मुझे आइकन हटाना जरूरी है। तो मैं फिर से टिक करूंगा, फिर से डॉट पे जाऊंगा और चेक इन करूंगा इस बार। अब मुझे कमेंट डालना पड़ेगा कि भाई मैंने क्या किया है इसके अंदर। तो बोलूंगा कि मॉडिफाइड प्रॉफिट कैलकुलेशन, बस इतना बोल दिया और चेक इन कर दिया, और ये आइकन गया और वो हिस्ट्री बन जाएगी। अब अगर मैं इसकी वर्जन हिस्ट्री देखूंगा तो आप देखोगे एक रेफरेंस जो दूसरे डेवलपर को या किसी दूसरे को हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं कि वर्जन 1 में ये पहली फाइल थी तो कुछ कमेंट नहीं था। जब मैंने दूसरी वाली फाइल डाली तो एक कमेंट आया कि मैंने क्या किया है इसके अंदर। तो ये हो गई वर्जन हिस्ट्री। तो ये हेल्प करता है कंपनीज को वर्जन हिस्ट्री के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो बहुत छोटे और स्केल पे है। और आपके अगर हमें पास वर्जन 1 डाउनलोड करना हो तो? तो उसके लिए आप सिंपल सा इस पे क्लिक कर दो, डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, अच्छा। आपको यहाँ क्लिक करके व्यू कर दीजिए, या अगर आप चाहते हो कि वर्जन 1 को रीस्टोर करना है तो रीस्टोर कर दीजिए। तो ये जैसे रीस्टोर करूंगा, देखिए तीसरा वर्जन आ जाएगा, तो ये पहले वर्जन को तीसरा बना देगा, 1 भी रखेगा तीसरा भी रखेगा। ये देखिए, ओके करिए, मतलब मेरे को रोल बैक करना है। तो देखिए क्या किया हमने, वर्जन उनको उठाया, ऊपर चढ़ा दिया। तो पुराना डिलीट नहीं करेगा, आपके पास ऑप्शन है डिलीट करने का, आप डिलीट कर सकते हो। बट इसका एडमिन चाहे तो इस ऑप्शन को बंद कर सकता है। होना बंद भी होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, हर कोई डिलीट करता रहेगा इसको। ठीक है, पावर बी के अलावा अलग ज्ञान भी दिया जा रहा है। पावर बीआई वाले बंदे को क्या क्या करना पड़ता है, सिर्फ पावर बीआई नहीं करना पड़ता, पावर बीआई के बाहर भी निकलना पड़ता है। ये सब चीज भी पावर बीआई डेवलपर का काम है, सिर्फ पावर बीआई नहीं है उसका काम। हाँ जी, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अगर ये सिनेरियो समझ में आया है तो? यस सर। ओके, चलिए, बहुत ही बड़ी फाइल। ओके, तो पैरामीटर के मैंने आई थिंक 3 या 4 सिनेरियो तो कर लिए, बहुत ज्यादा हो गए वैसे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमने मैनेज पैरामीटर देख लिया, क्वेरी मैनेजमेंट, रिफ्रेश, एडवांस एडिटर एंड मैनेज प्रॉपर्टी। एडवांस एडिटर और रिफ्रेश, ओके। वेयर इज माय फाइल? अच्छा, मैंने बंद कर दिया। रीजनल सेल्स में चले गए। राकेश जी, समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा सर। गुड यार, गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन के। तो एक काम करते हैं, अगर आज के राकेश जी को समझ में आया है तो उनको बनाऊंगा अगले नहीं। हैं
मैं क्या कल करूंगा क्योंकि ना वर्जन ना हिस्ट्री ना का मेरे ना बॉस करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है सर आपको ना, बिल्कुल कल नहीं नहीं कल एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ पे सारा ही चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वर्जन हिस्ट्री दिखानी पड़ती है। सर बात भी कर रहे थे पिछले हफ्ते कि इसमें दिखाओ कि हमने ओ, क्या मॉडिफाई किया है, अगला बंदा मालूम चले ना कि हम काम कर रहे हैं कुछ इस पे। हाँ, तो इसी की बात चल रही थी। चलिए ठीक अच्छा है, बढ़िया बता दीजिए आपने। तो कल आपको मेंटेन पता था करूंगा। या आपको पता था या एक्चुअली आपको पता पता चल नहीं, गया? नहीं पता नहीं, पता चल गया। ओहो, ये तो फायदा हो गया आपका। जी सर। अरे तो सोने पे सुहागा हो गया, तो कमाल कीजिए, पता चल गई। सीखने आए थे पावर BI, यहाँ तो सोल्यूशन लेके चले गए आप। चलिए, हाँ, तो चलिए ठीक है, ये एक वाला तो काम मैंने बना करते हैं। दिया, जो अच्छा जो आपने एक मिनट दिखा रहे रुकिए, हो बना दिया है तो। राकेश जी बच जाते हैं इस बात से। गौरव जी, अगले सैटरडे संडे आपके पास टाइम है? अगले ट्रेनिंग, सैटरडे संडे, हाँ हाँ टाइम है। हाँ, कुछ प्लान तो नहीं है आपका? नहीं कोई एक प्लान नहीं है। कहीं घूमने जाना हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, कोई प्लान नहीं है। तो आपको एक बढ़िया सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं। ओके। आपका होमवर्क होगा, कुछ लिखना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, नहीं सर पढ़ना तो पड़ेगा, यस। आपको ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये वाला एक्सप्लेन करना है। ठीक है। ये पीबीआईटी क्या है, पीबीआईटी का यूज केस, ये वाला आपको करके बताना है, ठीक है? ओके ओके। इसके लिए मैं कोई डेटा नहीं दूंगा आपको, आपको एक्सप्लेन करना है इसको बस, ठीक है जी? ठीक है राकेश। उसके बाद, हाँ, उसके बाद जब एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे जो टीममेट्स हैं जो नहीं आए हैं, वो इस पे क्वेश्चन करेंगे, आप उसके आंसर दीजिएगा। और हाँ, यही करते हैं, और एग्जिस्टिंग जो अभी हैं वो क्वेश्चन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि आपने कितना अंडरस्टैंड किया। अगर नहीं किया है तो आप रिकॉर्डिंग रेफर करके प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। और अगर आपने कुछ मिस किया है, या फिर किस हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कुछ मिस किया है, तो वो भी, उसकी भी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? ठीक है राकेश। अच्छा। ओके, हाँ जी, कैसा रहा इनिशिएटिव ये वाला? बाकी लोग बताओ। बढ़िया। खौफ, डर है मेरा ये, है राकेश जी, डर है, डर। नहीं डर नहीं है, सीखना ये मजबूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये ट्रेनिंग कम है, ये इंटरेक्शन ज्यादा है। मैं भी बोलूंगा, आपसे भी बोलवाऊंगा, क्वेश्चन आप करोगे तो मैं भी करूंगा, ठीक है? टू वे रहेगा। आपको एंगेज करना है मेरे को बस, किस तरह से। क्योंकि मैंने भी ट्रेनिंग ली है, मैं बोर हो जाता था, तो फिर मैंने सोचा मैं कुछ अलग करूंगा ट्रेनिंग में। तो मैं इस तरह से अजीब अजीब चीजें लेके आता हूँ ट्रेनिंग में। ओके, क्वेरी मैनेजमेंट, ये वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे 15 मिनट है। हम्म पावर क्वेरी पे आ गए वापस। हम्म सो पावर क्वेरी में क्वेरी मैनेजमेंट है आपका, ये वाला विंडो। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ओके, हाँ, ये वाला है। ओह मान जा दोस्त, ये वाला सेक्शन जो है ये आपका क्वेरी मैनेज, हमने यहाँ तक तो देख लिया। मेन्यू में ये रिफ्रेश आ जाता है, एक मिनट यहाँ ले जाते हैं। ये वाला हिस्सा ये होम में है आपके पास, नीचे आओ भाई। हाँ, ये वाला हिस्सा है रिफ्रेश, प्रीव्यू एंड प्रॉपर्टीज, एडवांस्ड एंड मैनेज। ये ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं। अगर आप रिफ्रेश प्रीव्यू की बात करते हो तो ये रिफ्रेश, आप देखेंगे यहाँ पे दो रिफ्रेश देखेंगे, एक तो ये वाला आइकन रिफ्रेश प्रीव्यू, उसके अलावा अगर मेन विंडो में देखोगे तो एक रिफ्रेश का आइकन दिख रहा है। इन दोनों में फर्क है। आपके जो पावर बीआई के फ्रंट पेज पे, मतलब जो उसके कैनवस के पास में जो है, ये वाला, ये है रिपोर्ट रिफ्रेश, मतलब पूरा का पूरा मॉडल, सारे टेबल रिफ्रेश होंगे अगर आप इस पे हिट करते हो तो, ठीक है? बट अगर आप बैकएंड में पावर क्वेरी पे आते हो और इस वाले रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, तो जो सिलेक्टेड क्वेरी होगी वो रिफ्रेश होती है। बट यहाँ पे भी कंडीशन है, ये पूरी टेबल रिफ्रेश नहीं करती है, ये उसका प्रीव्यू रिफ्रेश करती है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो डेटा देख रहे हैं, ये पूरा डेटा नहीं है, ये एक प्रीव्यू है। और इसके लिए एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे एक छोटी कंडीशन भी है।
बॉटम में अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है इधर, कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रिकॉर्ड्स। तो जब ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है तो ये आपको सिर्फ 1000 रिकॉर्ड दिखाता है, पूरा डेटा नहीं होता। अगर आप बैकएंड से 1 लाख रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं तो पावर क्वेरी में जो आप रिकॉर्ड देखोगे वो होते हैं 1000 रिकॉर्ड, वो 1 लाख रिकॉर्ड नहीं होते। ये बिल्कुल वही आरओ वाला कंडीशन है कि फिल्टर करना है तो थोड़ी क्वांटिटी लेनी पड़ती है, फिल्टर करने के लिए फिल्टर होते ही से आगे पुश करके जाता है। तो ये वो वाली अप्रोच है। अब आप कहोगे कि भाई ये डेटा दिखा क्यों रहा है, तो फिर सीधा सा लॉजिक यही है कि जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, अगर पता नहीं चलेगा कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लग रही है, आप डेटा को देख नहीं पाओगे तो आप कैसे जज करोगे कि आप ट्रांसफॉर्मेशन सही कर रहे हो गलत। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको ये भी देखना होता है कि डेटा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन डेटा पे सही लग रही है कि नहीं, इसलिए प्रीव्यू इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो रिफ्रेश समझ गया। इसी प्रीव्यू के नीचे छोटा सा एरो भी देखोगे, वहां लिखा है रिफ्रेश ऑल, तो ये पूरा रिफ्रेश कर देता है। ये प्रीव्यू रिफ्रेश करेगा, पूरा रिफ्रेश मार देता है। पर अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें, पूरा का मतलब यहाँ पे जा भाई, अरे मान जा दोस्त, अरे नहीं आया, अरे मान जा, रुकिए दोबारा दिखाते हैं आगे। ओ मिस कर गया मैं, इतना तेज है ये, बहुत तेज से आया, तेज से भग गया। अरे सॉरी सॉरी, चलो मैं रीड कर देता हूँ। तो ये सिर्फ सिंपल इतना कह रहा है, रिफ्रेश ऑल का मतलब है कि रिफ्रेश करता है प्रीव्यू रिजल्ट्स ऑफ ऑल द क्वेरी। वही वाली बात है कि ये जैसे सिंगल सेलेक्टेड क्वेरी के प्रीव्यू को रिफ्रेश करता है, तो ये रिफ्रेश ऑल क्या करेगा, अगर आपके पास 10 टेबल की क्वेरीज हैं यहाँ पे तो उन सभी के प्रीव्यू को रिफ्रेश करता है, पर वही रिपोर्ट रिफ्रेश नहीं होगा। ये क्या कोई सवाल है आप लोगों को? ये हमें क्यों करना पड़ता है राकेश, जैसे अच्छा रिव्यू? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये रिफ्रेश, ओके, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर कभी टेस्टिंग के दौरान आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। या मान के चलते हैं कि आपने आपके बैकएंड में डेटा अपडेट हो गया है, मतलब बैकएंड बोले तो एक्सेल में डेटा नया आ गया है या सीक्वल में डेटा नया आ गया है, और आप अभी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब कुछ चेंजेस कर रहे हैं इसके अंदर, और वो नया डेटा आपको यहाँ चाहिए। कोई कॉलम है जो सीक्वल में तो है पर यहाँ नहीं दिख रही है, तो आपको इस प्रीव्यू को रिफ्रेश करना पड़ेगा उस टाइम पे। तो अगर आपको रिफ्रेश करना है तो आपको, अगर करंट क्वेरी को करना है तो सिंपल इस पे क्लिक कर दो, तो करंट क्वेरी रिफ्रेश हो जाएगी। या आपके पास और भी बहुत सारे टेबल हैं जिसके प्रीव्यूज को रिफ्रेश करना है, तो आप नीचे वाले ऑप्शन को रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दें तो सारी क्वेरीज रिफ्रेश हो जाएंगी, ऑल क्वेरीज। सही है सर? जी। ओके। और कोई सवाल, किसी और को सर सवाल? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम इसमें डेटा प्रीव्यू में 1000 रोज ही आ रही है, अगर हमें ये जानना हो कि भाई हमारा पूरी टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो क्या हम यहाँ से जान सकते हैं किसी तरीके से? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल जान सकते हो आप। तो उसके लिए आपको छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन करें, टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए मैं जो फॉलो करता हूँ, अपने कोई भी कॉलम को सेलेक्ट कर लो, कॉलम सेलेक्ट करने के बाद होम की जगह पे ट्रांसफॉर्म मेन्यू में चले जाओ, और वहां पे आप देखो काउंट रोज का एक छोटा सा आइकन दे रखा है, उस पर क्लिक करो तो आपको काउंट करके बता देगा कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड। पहले टाइम लेता है, ज्यादा रिकॉर्ड होंगे तो ज्यादा टाइम लेगा, कम रिकॉर्ड होंगे तो कम टाइम लेगा। ठीक है, ये है तरीका। अच्छा, ये फंक्शन लग के हो सकता है कोई फंक्शन? हाँ फंक्शन भी लगा सकते हैं, मैं तरीका बताऊंगा, अभी रुकिए। मैं आपको फंक्शन ढूंढने का तरीका तो बता चुका हूँ, हाँ यूआई जी, हाँ कैसे जी। हेल्प कर सकता है फंक्शन ढूंढने में, यूआई से ही पता लग सकता है। ओके, हमने ये देख लिया। प्रॉपर्टीज विंडो में कुछ खास नहीं है, ये आप ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसे राइट क्लिक करके भी इस पे आ सकते हो, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एडवांस एडिटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैकएंड की क्वेरीज देखने में हेल्प करता है, राइट। जो पावर क्वेरी की अगर मैं बात करूँ तो ट्रू पावर क्वेरी इज दिस, ये कोड ही है पावर क्वेरी। अगर आपने ये लिखना सीख लिया तो आपको यूआई की जरूरत नहीं है। वैसे यूआई यूज करने में नुकसानी क्या है, जब काम हो जा रहा है बिना लिखे,
ठीक है। तो बस अगर माइक्रोसॉफ्ट चाहे तो वो यूआई को बंद कर सकता है कभी भी, अगर चाहे यूआई को बंद करके सिर्फ ये विंडो दे दे बस, तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये तो सिर्फ यूजर हमारे हम जैसे डेवलपर के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए है, पर ये जितना भी यूआई है वो इवेंचुअली इसी में तो कन्वर्ट हो रहा है, इन दी एंड यही तो आ रहा है, राइट। और यही चाहिए, ये तो सिर्फ हमारे लिए है। ये पीछे जब दिख रहा है ना, बटन्स हो गए, आइकन्स हो गए, यहाँ क्लिक करो वहां क्लिक करो, ये तो यूआई है। ये यूआई जब हम यूज कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट होता है इनटू दिस लैंग्वेज, ये एम लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब सबको ना लिखना पड़ेगा, हर कोई लिखना पसंद नहीं करता है कोड, राइट। वो चाहता है कुछ सिंपल हो, यूआई हो, यूजर इंटरफेस हो, उस पे यूज करके हो जाए बस, अपने को नहीं पढ़ना इतना तामझाम में, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने यूआई बनाया, कोड पे इतना स्ट्रेस नहीं दिया है, कोड को पीछे रहने दिया। ओके, तो अगर बाई चांस सॉरी कोड सीखने के बाद, थोड़ा लैंग्वेज मॉडिफिकेशन सीखने के बाद आप डायरेक्टली एडवांस एडिटर में भी चेंजेस कर सकते हो। मैं कर पाता हूँ, मैं भी प्रो नहीं हूँ इसमें, पर मैं कर पाता हूँ, इतनी जरूरत पड़ती नहीं वैसे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं मैनेज। मैनेज भी इस्तेमाल नहीं होता है, ये डिलीट डुप्लीकेट और रेफरेंस, इसका क्या इस्तेमाल है? आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके डिलीट या डुप्लीकेट रेफरेंस कर लो, इस पे जाने की क्या जरूरत है? ओके, कोई सवाल इस पे गाइस, या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर एडवांस एडिटर का कुछ टॉपिक नहीं बताओगे आप? अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। एडवांस क्योंकि एडिटर अगर एक्चुअली आपको हाँ हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। एक्चुअली मैंने यहीं से रिफ्रेश टाइमिंग बढ़ाया था इसमें। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक जहाँ से मैंने टीम से लिया था ओह, उसमें 30 मिनट लिया था। 30 मिनट के बाद से और मेरा डेटा ज़्यादा था, 30 मिनट के बाद से वो ओके। हमेशा बंद हो जाता था। तो मैंने वहाँ पे हम्म, जाकर के एडवांस एडिटर में मैंने किया था। ओके ओके, देखिए मैं एडवांस एडिटर अ, आपको बताऊंगा, वो बताऊंगा यहाँ पे अच्छा कि ठीक है, ठीक आप यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बना सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो वो बनाने के लिए हमें एडवांस एडिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको उसकी क्या कहते हैं सिंटेक्स क्या होता है वो बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं नहीं, अभी अभी सरप्राइज नहीं बिगाड़ना मुझे, वन बाय वन ही चलूंगा। अरे मेरा फ्लो टूट जाता है यार। अच्छा ठीक है, कॉलम मैनेजमेंट, चूज एंड रिमूव। कॉलम मैनेजमेंट में आपके पास ये टॉपिक आ जाते हैं, मैनेज कॉलम्स। इस छोटा सा टॉपिक है, ये बड़ा नहीं है। हम्म, ये कॉलम मैनेजमेंट है। यूआई बताना जरूरी होता है ताकि आपको काम करने में आसान पड़े। एक है चूज कॉलम। चूज कॉलम में बॉटम में देखोगे एरो भी है। यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब आपको कॉलम चूज करने हैं तो आप सीधा सा चूज कॉलम। अब जैसे कई बार होता है, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया था कि एक बार मेरे को डायनामिक से डेटा लेना पड़ गया। तो डायनामिक से जब टेबल से मैं डेटा लेता हूँ तो कॉलम पता कितने आते हैं? 100, 150, एक बार 400 कॉलम्स आ गए थे, और मुझे सिर्फ 30 कॉलम चाहिए था उसमें से। अबे कब तक राइट लेफ्ट करता रहूंगा, मैं ढूंढ भी नहीं पाऊंगा 400 में। मैं कंफ्यूज हो गया था बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पे क्योंकि आपको 400 में से अगर सिर्फ 30 कॉलम चाहिए, तो राइट लेफ्ट करते करते आप बहुत परेशान हो जाओगे। आपके सामने से कॉलम निकल जाएगा, आपको ध्यान ही नहीं जाएगा। तो उस केस में आप इस चूज कॉलम का इस्तेमाल करो। चूज कॉलम पे चले जाओ ऐसे, क्योंकि आपके पास थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो रेफरेंस के तौर पे होगा ना। तो आप उस कॉलम इसको अनटिक करो, उस कॉलम का नाम डालो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को रीजन का कॉलम चाहिए, तो रीजन लिखो, सेलेक्ट करो। और अगर आपको सेल्स चाहिए तो सेल्स लिखो, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट लिखो। ये दोनों ले लिया। और अगर आपको कैटेगरी चाहिए तो कैटेगरी लिखो। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कम है तो इसलिए मैं सोच नहीं रहा हूँ ज्यादा, तो मुझे पता है फटाफट लिख ले रहा हूँ। पर जब नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब ये बहुत हैंडी है, बहुत मदद करता है ये। ठीक है, अब जो चाहिए तो सामने आ गया मेरे को, तो चूज कॉलम से ये फायदा हो जाता है। ठीक है, इसे हटा देते हैं। उसके अलावा गो टू कॉलम। क्या है गो टू कॉलम? इसमें अगर आप कोई कॉलम का नाम जानते हैं, पर आपको थोड़ा डाउट है कि यार उसका डेटा क्या होगा। जैसे डायनामिक्स में क्या होता है, जैसे कॉलम का नाम है ऑनर आईडी, तो उससे दो नाम मिलेंगे आपको, ऑनर आईडी अंडरस्कोर वैल्यू, ऑनर आईडी अंडरस्कोर नेम। दो कॉलम मिलेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है
कि अगर ऑनर आईडी अंडरस्कोर वैल्यू लिखा है तो उसके अंदर नेम भी हो सकता है, उस कॉलम के अंदर नेम भी लिखा हो सकता है, उसका उल्टा भी हो सकता है, ये भी एक दिक्कत थी। तो अब क्योंकि मेरे को श्योरिटी नहीं थी कि अगर मेरे को आईडी कॉलम चाहिए या नेम वाला कॉलम चाहिए तो मुझे चेक करना जरूरी है कि उस कॉलम जो नाम मुझे पता है, राइट, जो कॉलम मुझे पता है उसका नाम जो मुझे पता है वो कंटेन क्या करता है, ये श्योरिटी चाहिए मुझे। तो मुझे एक बार उस कॉलम पे जाके देखना पड़ेगा। अब 400 कॉलम की लिस्ट में मैं ढूंढूं कैसे? तो अब मेरे को चूज नहीं करना है, मेरे को उस कॉलम पे जाके देखना है। अब राइट लेफ्ट तो मैं कर नहीं सकता हूँ, तो बेटर मैं चूज कॉलम में जाऊं, डाउनलोड एरो पे क्लिक करूं, गो टू कॉलम में जाऊं और उस कॉलम को लिखूं कि जैसे रीजन लिखा, और उस कॉलम पे डबल क्लिक करके सीधा पहुंच जाऊं। और उसके बाद ये मेरे को बता दे, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि डेटा क्या कंटेन करता है, क्या ये एक इसके अंदर एक वैल्यू है, एज अ नेम है या एज अ आईडी है। और देख के उसके बाद फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि इसको लेना है कि नहीं। हाँ जी, कैसा लगा? क्या था क्या? नहीं, एक तरह से सेम ही हुआ ना, चूज कॉलम और गो टू कॉलम, हम दोनों में एंड रिजल्ट पे कॉलम पे ही आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, चूज कॉलम का मतलब हुआ कि अगर आपके पास 400 कॉलम है और उसमें से आपको सिर्फ 30 कॉलम चाहिए, तो चूज कॉलम से आप सिर्फ 400 में से 30 कॉलम को बाहर निकाल लोगे। मतलब और गो टू बाहर, कॉलम मतलब का तो फिर मतलब, हम किसी और ब्लैंक क्वेरी पे ले आएंगे। नहीं नहीं नहीं, बाहर कॉलम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने कॉलम है? 21 कॉलम है, और मैं कहूँ कि मेरे को ना पहले के 4 कॉलम ही चाहिए अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, इतने चाहिए बस, बाकी हम्म कॉलम से मुझे मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं जितने कॉलम रखूंगा बाकी डिलीट मार दूंगा, यही हुआ इसका मतलब। हम्म। या ये भी हुआ कि इन कॉलम को बाहर ले लेते हैं, बाकियों को पीछे कर देते हैं या हटा देते हैं। तो चूज कॉलम यही करता है, जो नहीं, आपको कॉलम चाहिए आप उसे बता दो। चूज कर लिया तो हाँ, मतलब वो पूरी फाइल में 21 कॉलम यहीं पे रहेंगे, लेकिन हम जो एक्शन लेंगे वो 6 कॉलम पर ही होगा। नहीं। देखिए चूज, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, इस हम्म वाले पर्टिकुलर टेबल में 21 कॉलम्स है, ये नीचे लिखा हुआ है 21 कॉलम है। हम्म अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को 21 कॉलम में से कुछ कॉलम चाहिए, बाकी मैं डिलीट मारना चाहता हूँ सीधा सीधा। हम्म तो अब एक एक कई तरीके करने के। पहला तरीका, कस्टमर आईडी सेगमेंट एंड कंट्री ले लेते हैं, मुझे ये चाहिए और साथ में मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है जी, राइट क्लिक कर दिया और बाकी कॉलम को डिलीट मार दिया, रिमूव अदर कॉलम। एक तो ये तरीका हो गया, आसान है, कोई हम्म दिक्कत नहीं आई करने में। हम्म बट अगर यही काम मैं आपको बोलूं कि आपके पास 21 कॉलम नहीं है, 400 कॉलम, हम्म और उस 400 कॉलम में ये 4 कॉलम कैसे ढूंढोगे? आसान रहेगा आपके लिए ढूंढना? हम्म क्योंकि भाई टू राइट लेफ्ट करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। तो उस चीज को आसान बनाने के लिए आप क्या करो, आप मैन्युअली ढूंढो मत, उसकी जगह पे आप चूज कॉलम पे चले जाओ। यहाँ पे सिंपल सा, इसको पहले डीसिलेक्ट करो, सर्च करो, कस्टमर नेम मिल गया, सेलेक्ट कर लिया, रीजन मिल गया, सेलेक्ट कर लिया, सेल्स मिल गया, सेलेक्ट कर लिया। जो जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो सिलेक्टेड रहेगा यहाँ पे, मतलब वो मेरे मतलब जो कॉलम मुझे चाहिए वो मेरे पास आ जाएगा, और जो कॉलम मैंने सेलेक्ट नहीं किया है वो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए चला गया, डिलीट ही हो गया ना। हम्म वही वाला स्टेप आया है, रिमूव द कॉलम्स, वही वाला स्टेप आया है, डिलीट ही किया इसने, और जो मुझे चाहिए था वो उसने दे दिया मेरे को। यही है, हम्म। आसान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी राकेश। तो 400 वाला एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि मेरे को फेस हुआ है वो, और रिलेटेबल भी है, इसलिए बहुत अच्छा भी एग्जाम्पल है। ओके नेक्स्ट, ये हमने कर लिया। रिमूव कॉलम देख लेते हैं। तो कॉलम को रिमूव करने के कई तरीके हैं। हम्म हम्म, अब रिमूव में यहाँ पे हम फिर से, हाँ, रिमूव में हम जो सिलेक्ट करेंगे वो रिमूव हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक आप उनको डिलीट करो, उनको रिमूव करो जिनको आप सेलेक्ट करते हो, हम्म या आप उनको, सॉरी, आप उनको रिमूव कर दो जिनको आपको सेलेक्ट ही नहीं किया, जिन्होंने जिन कॉलम को आपने सेलेक्ट ही नहीं किया। okay। अब ये दोनों ही सिचुएशन बड़े, इसमें जो दूसरी सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, इसके लिए एक डेमो बहुत अच्छा रहेगा बताने के लिए। हम्म हम्म, एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं इस चीज का। अब
अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज बड़ी कमाल की चीज देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे ये इस वाले स्टेप में इसने कॉलम के नाम हार्ड कोड कर लिए, रो आईडी, ऑर्डर डे, शिप डेट, सिटी, स्टेट, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, है ना? दिख रहा है आप लोग को? हार्ड कोडेड है। अब जो चीज हार्ड कोड है ऑटोमेटिक चेंज नहीं होती है, वो स्टैटिक हो जाती है। अब मैं क्या करूं, एक थोड़ा सा गेम खेलता हूं, इस स्टेप से पहले चले जाता हूं और एक कॉलम डिलीट मार देता हूं, रो आईडी डिलीट कर देता हूं, डिलीट कर दिया। मेरा ये काम करते ही आगे के स्टेप में एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉलम ये ढूंढ रहा था रो आईडी, वो उसको मिला ही नहीं। अब क्योंकि इसको मिला नहीं, इसलिए इसने एरर दिया। ठीक है, तो गौरव जी यहाँ तक समझ में आया? मतलब आपने जैसे उसे डिलीट करा, इसने एरर दे दिया। हाँ, इसने एरर क्यों दिया? क्योंकि वो रो आईडी वाला कॉलम इस पूरे कहीं क्वेरी पे मिला नहीं, जो ऊपर हमने हाँ, कोडिंग लिखी। तो इस वाले स्टेप पे ये चाह रहा था कि पिछले वाले स्टेप से रो आईडी आए, है ना? इस स्टेप में अगर आप ध्यान से देखोगे, इस स्टेप के पीछे जो कोड है ये रहा, यहाँ पे कॉलम्स के नाम जो है हार्ड कोडेड है। बोले तो वो डायनेमिकली चेंज नहीं होंगे, एडजस्ट नहीं होंगे। रो आईडी चेंज नहीं होगी, रो आईडी रहेगी, टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ये कोड चेंज नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। अब यहाँ पे जो मेन जो समझाने की कोशिश है, ये मान के चलिए, इधर आते हैं। मतलब हम राइट क्लिक करके को डिलीट नहीं कर सकते, ऐसे सिंपल। वैसे लॉजिकली तो सही पॉइंट है कि आपको सीधा डिलीट नहीं करना चाहिए। अब डिलीट करने के तरीके हैं, नहीं रिमूव करने के तरीके हैं, आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कब आपको रिमूव अदर कॉलम करना चाहिए और कब रिमूव कॉलम करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है जी। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और डिटेक्ट डेटा टाइप कर लेता हूँ। सभी के डेटा टाइप मेरे पे आ गया। ठीक है, एक मिनट रुकिए। एक काम करते हैं, इसको सिंपल रखता हूँ, सिनेरियो है अच्छा सा, सिंपल रखते हैं। चलिए ठीक है, सिंपल सा रखते हैं। अगर आपको कोई कॉलम रिमूव करना है तो सिंपल सा होम में जाइए, रिमूव कॉलम में जाइए और रिमूव कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, कॉलम चला जाएगा, सीधा सीधा हिसाब। अगर आपको एक से ज्यादा करने हैं तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, या कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी चॉइस है। और डिलीट करना है तो राइट क्लिक, रिमूव कॉलम, एक ये तरीका है। या अब यहाँ पे जाके भी रिमूव कॉलम कर सकते हैं और वो डिलीट हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हो, रिमूव कॉलम आ गया और वो कॉलम चले गए। अगर लेकिन आप चाहते हैं, ऐसा करने से तो वो एरर आ रहा था ना अभी। नहीं वो हटा दिया, वो मैं चीजें सिंपल रख रहा हूँ, अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। ओके, नहीं लेकिन वो आया कैसे अच्छा था, एक बार फिर से आप करके दिखाओ। राइट क्लिक करा। अच्छा, ओके। तो मान के चलिए ये और ये कॉलम हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये डिलीट करना है तो राइट क्लिक करिए और रिमूव कॉलम कर दीजिए। जैसे आप एक्सेल में होता है, मेन्यू आ जाता है, या तो आप यहाँ से कर लीजिए या आप यहाँ पे चले जाइए, यहाँ से उड़ा दीजिए, ये रिमूव कॉलम कर दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है आपकी कि आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि यार इसमें 21 कॉलम है अभी, कल को पीछे से इसमें एक कॉलम और आ जाए, राइट, या 2 कॉलम और आ जाए। आपको सिर्फ मतलब किस चीज से है कि इस डेटा से आपको कैटेगरी वाइज या सिटी वाइज सेल्स दिखानी है। दोबारा बोलता हूँ, इस डेटा में से आपको सिर्फ और सिर्फ सिटी कॉलम और सेल्स कॉलम से मतलब है, बाकी कॉलम से आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब पीछे से हो सकता है कि यार कुछ और कॉलम आ जाए, बिल्कुल हो सकता है कि डेटा में चेंज होते रहते हैं, पर आपको तो सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि नया कॉलम आए या ना आए, उससे कोई मतलब नहीं। तो उस चीज़ को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप सारे कॉलम को सेलेक्ट करो इस तरह से। सिटी है क्या? हाँ, जैसे कंट्री यहाँ तक डिलीट मार दिया, ठीक है? ऐसे डिलीट कर दिया।
ये नीचे डिलीट कर दिया। एक तो ये तरीका है। लेकिन हम पहले ठीक ऐसे है, डिलीट करते तो एरर आता ना राकेश। मैंने कहा ना वो सिनेरियो मैंने हटा दिया, वो मैं सिंपली अभी नहीं कर रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर अच्छा रहा, मैंने बदल दिया। अच्छा नहीं वो अच्छा एरर ओके एरर को ठीक है फिलहाल के लिए भूल जाइए, सिनेरियो के ठीक साथ बताऊंगा। हाँ जी। तो एक तरीका तो ये होगा, यहाँ पे हमने कॉलम को सेलेक्ट किया, ये कॉलम डिलीट करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, ओके। तब जब भी हम ये तरीका आजमा रहे हैं तो आप देखेंगे जिन जिन कॉलम को हमने डिलीट किया है उनके नाम यहाँ आ गए हैं, राइट। पर हमें सिर्फ 2 कॉलम चाहिए था, तो इसके लिए हमें इन सभी को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। उसका एक तरीका और भी है। हमें जो कॉलम रखने हैं हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए था सिटी का कॉलम, मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस किया और सेल्स के कॉलम पे क्लिक किया, 2 कॉलम सेलेक्ट हो गए मेरे। सिटी का और सेल्स सेलेक्टेड है। ये रिमूव कॉलम में चले जाओ, बॉटम में देखो रिमूव अदर कॉलम का ऑप्शन है। मतलब जो सेलेक्ट किया है उसे रखो, बाकी डिलीट कर दो, बाकी रिमूव कर दो। तो उससे क्या होगा कि आप कोड में देखोगे तो बाकी कॉलम के नाम नहीं आएंगे, जो आपने सेलेक्ट किया था उसी का नाम आएगा बस। और बाकी अगर पीछे से कोई 100 कॉलम भी आ जाए ना, फिर भी ये चेंज नहीं होगा, ये वैसा का वैसा बना रहेगा, क्योंकि हमने बोला ही है कि अपने को सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, बाकी से अपने को कोई मतलब ही नहीं है, और ये हो जाएगा सॉल्व। हाँ जी, क्या कोई सवाल है इस पे? तो नहीं उसमें राकेश और इसमें क्या फर्क है फिर, जो अभी रिमूव कॉलम में सारे लिस्ट आई थी, वो भी तो आपने सेलेक्ट करके मतलब धीरे धीरे करके रिमूव ही किए थे, ठीक तो है। इसको ऐसे और समझते हैं, एक से समझते हैं। आपने SQL से डेटा लिया, SQL से जब डेटा ले रहे हो तो पीछे से आ रहे हैं 21 कॉलम। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही होगी। हम्म, मैंने उन कॉलम में से मैंने बोला एक सिटी का कॉलम और सेल्स का कॉलम है, बस उसी से मेरे को मतलब है, बाकी कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ रिमूव कॉलम, तो रिमूव कॉलम में मेरे को सारे कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और जो कॉलम मुझे रखना है उसको नहीं सेलेक्ट करना, और मैं रिमूव कर देता हूँ उसको उसके बाद। अब पीछे क्या हुआ, 21 कॉलम की जगह पे अब वो 25 हो गए, अब हो गए 25। पर मैंने सिस्टम को क्या बोला था कि जो मैं सेलेक्ट करूंगा सिर्फ उसे डिलीट करना है। तो पहले जो कर चुका हूं मैं ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें वो नए वाले कॉलम तो डाले नहीं थे मैंने। तो मेरी क्वेरी में मेरे इन 2 कॉलम के अलावा वो नए कॉलम भी आ जाएंगे। तो मतलब मुझे फिर से इस वाले प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, उन नए कॉलम को ओके। अलग से रिमूव करना पड़ेगा। ये दिक्कत, ठीक है। पर अगर मैं दूसरी अप्रोच अपनाऊं जिसमें मैं बोलूं कि सिर्फ सिटी और सेल्स को रखो, बाकी उड़ा दो, रिमूव अदर कॉलम कर दो, तो इसका मतलब अगर पीछे से कुछ कॉलम नए भी आ गए तो सिस्टम के लिए तो सिर्फ क्वेश्चन वही रहेगा, मतलब रिस्पॉन्स तो वही रहा कि भाई 2 कॉलम रखो, बाकी उड़ा दो, भले ही नए आए या ना आए। तो इसलिए दूसरी ये अप्रोच थोड़ी सी अलग है। हाँ जी, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ लेकिन लेकिन वो थोड़ा इससे इससे रिलेटेड है, तो मेरे को समझ आ गया आपने क्या करा। जैसे जो ये अप्लाइड स्टेप्स लिखे हुए हैं, हाँ हाँ। इसके अंदर सोर्स तो समझ आता है, लेकिन मैं जब पावर बीआई आपने काम दिया मैं खोल के कर भी रहा था, तब भी उसके अंदर ये बार बार ये स्टेप्स रिपीट होते थे। खोलना एक बार पावर बीआई की शीट, हाँ अब जी। जैसे नेविगेशन, प्रमोटेड हेडर और चेंज टाइप, ये तीनों तो हमेशा ही आ जाते हैं कुछ भी काम करो तो इनका क्या मतलब है, हम्म। ये नहीं हाँ, समझ आ ये रहा मेरे मेरे को को। भी ये डाउट था कि इनका क्या मतलब है, नेविगेशन, प्रमोट, हेडर और चेंज। चेंज टाइप ये का तो समझ हमेशा में आ गया कि उसका डेटा टाइप चेंज करता है अपने अकॉर्डिंग। नेविगेशन और प्रमोटेड हेडर का तो मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। ये जब भी आप हमेशा आ किसी जाता देखिए, आप किसी भी सोर्स से कनेक्ट करोगे, सोर्स और नेविगेशन तो आएगा ही। सोर्स बोले तो सोर्स का एड्रेस हो गया, ठीक है। एक्सेस उठाएंगे तो सोर्स में क्या क्या कंटेंट करता है वो बताता है। SQL से कनेक्ट करोगे तो ये बताएगा कि इसके अंदर किस किस तरह के टेबल और व्यूज हैं। ये तो कंपलसरी स्टेप है। नेविगेशन, नेविगेशन बताएगा कि आपने उसमें से क्या लिया। फॉर एग्जांपल सोर्स में अगर 10 टेबल हैं और 10 में से आपने एक टेबल उठा ली तो वो टेबल की इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये 2 स्टेप तो आपको हर बार मिलेंगे, और ये सिस्टम खुद डालेगा, आपको नहीं डालने। ये 50 डाल सकते हो, आपकी चॉइस। बाकी जो बाकी के स्टेप हैं ये होते हैं फ्लैट फाइल के केस में, लाइक एक्सेल हो गया, या फिर हम कह सकते हैं टीएक्सटी फाइल हो गया। अब जब भी आप अपने एक चीज नोटिस करी होगी, जितने भी रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, ठीक है जी, वहां पे
कॉलम्स की डेटा टाइप डिफाइंड होते हैं। आपको डेटा टाइप देने ही पड़ते हैं, वरना काम नहीं चलेगा। करेक्ट है? हाँ जी क्योंकि सर, हाँ जी। वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, कॉलम के हेडर ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये 2 चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, इसलिए उनके स्टेप यहाँ नहीं आते। फ्लैट फाइल में ये चीज़ें डिफाइंड नहीं होती हैं। फ्लैट फाइल में हेडर्स क्या होगा डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसी कोई क्या बोलते हैं, ऐसी कोई सेटिंग ही नहीं होती जो बताए कि ये हेडर है या डेटा टाइप इसका ये है, ऐसी कोई सेटिंग नहीं होती है। ठीक है जी? इस वजह से पावर बीआई को अलग से एफर्ट मानना पड़ता है। वो अज़्यूम नहीं करेगा कि पहला रिकॉर्ड होगा तो हेडर होगा, टेक्स्ट होगा तो आपका डेटा टाइप टेक्स्ट है, अज़्यूम नहीं करता है वो। क्योंकि फ्लैट फाइल है ना, अज़्यूम नहीं कर सकते। क्योंकि सिस्टम को पावर बीआई जब भी किसी सोर्स से डेटा माँगता है, तो सोर्स बताएगा ही नहीं कि भई कि डेटा टाइप इसका टेक्स्ट है, तो वो मानेगा क्यों? राइट? अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट 2 चीज़ें आ गई। एक एक्टिव डेटा सोर्स और एक इनएक्टिव डेटा सोर्स। आपका रिलेशनल डेटाबेस सच एज़ एसक्यूएल सर्वर्स एक एक्टिव डेटा सोर्स है। मतलब आप उसको क्वेरी करोगे तो आपको रिस्पॉन्स देगा। पर एक्सेल के केस में उल्टा है। मतलब ये है नहीं। एक्सेल या फ्लैट फाइल्स एक इनएक्टिव डेटा सोर्स है। आप उनको क्वेरी भेजोगे ना, वो कहेंगे वो डेड हैं, मरे हुए हैं, वो इनएक्टिव हैं, वो आपकी क्वेरी का जवाब देते ही नहीं है। क्योंकि वो इनएक्टिव है ना। तो अगर आप पूछोगे डेटा टाइप क्या है? नहीं मालूम। अगर आप उनसे पूछोगे कि हेडर आई एम डेड, मुझे नहीं मालूम। वो जवाब ही नहीं देंगे। तो सिस्टम भी अज़्यूम नहीं करता। इसीलिए पावर क्वेरी अपने तरफ से कुछ स्टेप लगाता है, जो कि प्रमोटेड हेडर्स जिसमें आप देखोगे नेविगेशन पे पहला रिकॉर्ड जो है हेडर है, जो एक्सेल फाइल में था। तो उसने क्या किया, पहले तो पूरा का पूरा जो एक्सेल में था, उसे पूरा का पूरा उठा लिया। फिर उसमें अपनी तरफ से एक स्टेप ऐड किया प्रमोटेड हेडर, जिसमें मैंने पहले रिकॉर्ड को हेडर बना दिया। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो थी, वो थी डेटा के टाइप की, कॉलम के डेटा टाइप की। उसके लिए उसने अपनी तरफ से एक स्टेप और ऐड किया, जिसमें हर एक कॉलम को उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक डेटा टाइप असाइन किया। जबकि ये दोनों इन्फॉर्मेशन उसको डेटा सोर्स से मिलनी चाहिए। सीक्वल के केस में ऐसा नहीं होता। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। नोट फिर ले लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये ऑर्डर्स की टेबल है, एक मिनट मैं भूल नहीं रहा हूँ तो इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा-सा मेरी गड़बड़ है, मेरी तरफ से गड़बड़ है। कि मैंने कस्टम लिख दिया था, इस वजह से ऐसा कर रहा है ये। ये अब ऐसे रहेगा, ठीक है? अब देख सकते हैं, ये सोर्स आ गया। इसमें हम रीजन की टेबल ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये नेविगेशन आ गया। अब इसके बाद चेंज टाइप नहीं आया, प्रमोटर हेडर नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि डेटा टाइप ऑलरेडी दे रखा है, देख रहे हो? ये 1 2 3 एबीसी टेरिटरी ऑलरेडी आ रहा है। हेडर भी दे रखा है सिस्टम को, सिस्टम के पास ऑलरेडी है, राइट? और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? सीक्वल से आई। सीक्वल को पता है ना, सीक्वल ने पावर बीआई को बता दिया। ये सीक्वल एक एक्टिव डेटा सोर्स है। क्वेरी करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी, इज़ इट सॉर्टेड और नहीं? सर सॉर्टेड हो गया, लेकिन मेरे को ये बात नहीं समझ आई कि जो फ्लैट फाइल होगी उसके अंदर हाँ, ये फिर चेंज डेटा टाइप के अंदर ये अपने आप उन सबको टेक्स्ट ही बता रहा है और कोई डेटा टाइप बता ही नहीं रहा है, नहीं, नहीं, क्योंकि ऐसा चेंज नहीं, ऐसा डेटा नहीं, टाइप। ऐसा नहीं है। यहाँ पे पावर बीआई अपनी अपनी इंटेलिजेंस लगा रहा है। आप देख सकते हैं, ये इसको डेट बनाया है, इसको एबीसी दिया है, टेक्स्ट बनाया है, इसको नंबर बनाया है, जो कि ये नंबर नहीं है, ये क्या है? ये एक आईडी है, ये टेक्स्ट होनी चाहिए। और आते हैं आगे, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे नंबर, देख रहे हो? सबको नहीं बनाता, अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाता है, उसके बाद आंसर देता है। हाँ जी, पर ये क्योंकि ये अपनी लगा रहा है अंडरस्टैंडिंग, तो सही हो ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब सही नहीं कर पाएगा हर बार, गलतियाँ भी कर देता है। तो इसलिए आपको एक बार चेक करना पड़ता है फ्लैट फाइल के केस में, क्या इसने जो ट्रांसफॉर्मेशन करी है वो सही है कि नहीं, वो आपको चेक करनी पड़ेगी। जी, और कोई सवाल है क्या? या सर हम रैप फ्लैट अप कर फाइल दें? फ्लैट फाइल हाँ, आपने बताई थी, एक तो एक्सेल की हो सकती है और कौन सी हो सकती है फ्लैट फाइल? एक्सेल हो गया, 1 मिनट, मेरे को जितना याद है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, बहुत तरह की होती है। सीएसवी आप होती है, यहाँ पे नोटपैड होता है। हाँ,
तो आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट फाइल हो गई, ये एक्सेल हो गया, नोटपैड वाली फाइल भी होती है। पीडीएफ को भी कह सकते हो, पीडीएफ में भी डेटा होता है। और क्या होता है भाई, चलो मुझे ठीक है, याद मैं नहीं आ रहा। गूगल कर लूंगा। सीएसवी भी होता है, यस, सीएसवी होता है, टीएसवी होता है। हाँ, अब ठीक है। रुकिए बताता हूँ, रुकिए बताता हूँ। एक तरीका और है मेरे पे पता लगाने का। फाइल पे जाइए, सेव एज में जाइए, ब्राउज में जाइए, ये टाइप दिख रहा हो, सेव टाइप, यहाँ पता चल जाएगा। देखो ये दिख रहे हैं जितने भी, ये सारे के सारे आपके फ्लैट फाइल के टाइप हैं। एक तरह के स्टोरेज ओके, फाइल है, आप ऐसे ऐसे बोल सकते हो। ओके सर। ठीक है, देखो कितना दिमाग लगा के मैंने ढूंढ लिया इसको। दिमाग अच्छा तो चलिए, लगाया, आपको पहले से ही पता था। आपको तो ये पहले से ही पता था। रेडी है कोई। वाईफाई, अच्छा ओके गाइस, तो अब हम करते हैं टाटा बाय बाय। रिकॉर्डिंग कर देता हूँ बंद। बाय सर, बाय। ओके राकेश, थैंक्स, बाय। हो गई है बंद, मिलते हैं।